अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, सुबह बखैर। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, वेलकम टू जियो पाकिस्तान। क्या हाल है आप लोगों का? अच्छा, बाज़ औक़ात क्या है, इनफैक्ट कौमों की तारीख़ में बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि अगर तारीख़ को दुरुस्त करने के लिए इक़दाम किए जाएँ। अच्छा। क्योंकि जब तक तारीख़ दुरुस्त नहीं होती, रिकॉर्ड दुरुस्त नहीं होता, तो फिर फ्यूचर में मुस्तक़बिल में गलतियों की गुंजाइश बाकी रहती है। एक तो तारीख़ दुरुस्त होनी चाहिए आपकी, दूसरा आपके जो इम्पॉर्टेंट इवेंट्स हैं, जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें जिनको आप कारपेट के नीचे धकेल देते हैं, उनको बाहर निकाल कर ना सिर्फ उन्हें बताना चाहिए, इनफैक्ट उनके गिर्द उनकी मेमोरी को बेस करते हुए मॉन्यूमेंट्स बनाने चाहिए। फिर तो ये पूरा कालीन जिस कारपेट की आप बात कर रहे हैं उसको उखाड़ के बाहर फेंक देना चाहिए, क्योंकि तारीख़ में जितनी चीज़ें मोड़ी गई हैं और जिस तरह हम बड़े हो जाते हैं सीखते हुए और उसके बाद एकदम से तस्लीम करना पड़ता है कि नहीं ऐसा नहीं हुआ था, तो वो सिलसिला जो है वो एटलीस्ट ख़त्म हो जाएगा अगर वो कालीन जो है उसको उठा दिया जाए। एनीवे, बात ये है याफ्ता मुल्कों में जाएं तो ये यादगारें और जो मॉन्यूमेंट्स होते हैं ना, बड़े इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इन शेपिंग द यूथ ऑफ अ नेशन और इन शेपिंग द नेशन। और जो एफिलिएशन होती है ना किसी भी मुल्क के साथ और हुब्बुल वतनी, उसका उसमें इजाफा भी होता है। वो कनेक्शन बड़ा स्ट्रेंथन हो जाता है इस तरह की चीज़ों और फिर दुनिया भी जब आपकी तरफ आती है तो वो उन मॉन्यूमेंट्स को देख के देयर इज अ पिक्चर दैट इज फॉर्म्ड इन देयर हेड कि ये लोग ऑनर करते हैं, या जो भी एक कहानी सी एक बन जाती है। लेकिन हमारे यहाँ है वैसे, मतलब ऐसी भी कोई बात नहीं है। हमारे वाक़यात हैं, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं, कुछ खास नहीं है। बट एनीवे, बात हम कुछ और कर रहे हैं। और गलती तस्लीम करने से ना कभी इदारे कमज़ोर होते हैं और ना इंसान छोटे हो जाते हैं, बल्कि इससे दुरुस्त रास्तों का तयन होता है। भुट्टो की आपने बात की, बिल्कुल, थैंक यू। और मैं वैसे ही कह रहा हूँ, सही कह रहा हूँ। अभी आपने जो बात कालीनों के साथ शुरू की थी उसको जरा मैंने बेहतर अंदाज में डाल दिया। बात हम एक्चुअली कर रहे हैं भुट्टो की फांसी। पाकिस्तान की अदालती तारीख का मुतनाज़ तरीन फैसला है, जिसकी गूंज किसी न किसी मौके पर 44 साल बाद भी सुनाई देती रहती है। सुप्रीम कोर्ट ने अदालती तारीख दुरुस्त करने की तरफ कदम बढ़ाते हुए भुट्टो की फांसी से मुतालिक सदारती रेफरेंस सुनने का फैसला किया है, और ये एक दलेराना और दानिशमंदाना कदम है। इसकी गूंज पता क्यों सुनाई देती है? क्योंकि ये कभी ठीक नहीं किया। एग्जैक्टली, बात तो सारी ये 44 साल पुरानी हम बात कर रहे हैं। तो तमाम सियासी, समाजी और अवामी हलकों में ऑब्वियसली इसको सराहा जा रहा है इस बात को कि ये ऐसा होना चाहिए। भुट्टो की फांसी वो मामला है कि फैसले देने वाले खुद फैसले को कमज़ोर करार दे चुके हैं। सर, आप डिसेंडिंग नोट तो दे सकते थे ना? दे तो सकता था, मगर यानी मेरे ख्याल में इसमें कुछ थोड़ी सी हमारी भी कमजोरी है और कुछ उसकी या बख्तियार की भी थी, यानी जिद उसने डरा, उसने हमें एक किस्म का नाराज कर दिया। या मुख्तार ने आपको नाराज कर दिया। लेकिन सर, आप खुद तस्लीम करते हैं कि ये भुट्टो को ये मिलना चाहिए था, ये बेनिफिट ऑफ डाउट मिलना चाहिए था। ये तो अगर इसको आप जाती तौर पे तस्लीम करते हैं, जैसा आपने माना, तो अगर आप डिसेंडिंग नोट लिखते थे तो आज पाकिस्तान की तारीख मुख्तलिफ ना होती? पता नहीं मुख्तलिफ होती या नहीं होती, मगर कम से कम उसकी जान बच जाती। और मुझे भी इसका बाद में काफी अफसोस रहा। कितना कंफर्टेबल होता है लोगों के लिए, किसी की जान की बात हो रही है, वो भी किसी लीडर की जान की बात हो रही है, कह रहे हैं कि अगर मैं लिख देता तो शायद उसकी जान बच जाती। दिस इज the precedence which was set. खैर, let's see how is this handled and taken care now. मगर क्या फ़ायदा होगा उससे भी, लेकिन फ़ायदा फिर भी होगा ताकि आने वालों के लिए एक एग्जाम्पल तो बनेगी कि तारीख कभी ना कभी अपना धारा, अपना रुख ज़रूर सही करती है। एटलीस्ट अगर एक्नॉलेजमेंट हो जाए ना तो उससे भी बहुत फ़ायदा होगा। तो दैट इज चीफ जस्टिस काजी फाइज़ ईसा की सरबराही में 9 रुकनी लाज बेंच आज तारीख के इस मुतनाज़िर तरीन फैसले के खिलाफ दायर सदारती रेफरेंस की समाअत कर रहा है। और ये रेफरेंस अप्रैल 2011 में उस वक्त के सदर आसिफ अली जरदारी ने भेजा था। जुल्फ़िकार अली भुट्टो के नवासे और पीपल्स पार्टी के मौजूदा चेयरमैन बिलावल भुट्टो ने भी रेफरेंस में फरीक बनने की दरख्वास्त की है। 12 साल बाद आखिर वो केस लग गया है। हम तो जस्टिस काजी फाइज़ ईसा साहब से यही उम्मीद रखते थे। अब इस मौका का वो फायदा उठा के अपने इदारों से, अपने हाथों से वो खून धोने की कोशिश करें। अच्छा जी, ये भी आपने सुन लिया है। और इसके इर्द गिर्द बहुत से लोगों की एक्चुअली स्टेटमेंट्स, अ लॉट ऑफ पीपल हैव अ लॉट टू से।
बहुत से लोग इसको कहते हैं जी एक बुरी अदालती नज़ीर है, कुछ लोगों का मानना है ये ठीक नहीं, ये ठीक थी। साबिक चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी के निजकारी से मुताल्लिक फैसले में भी कुछ रिमार्क सामने आए थे। साबिक चीफ जस्टिस आकिब निसार के बाज़ सियासी फैसले भी पाकिस्तान की अदालती तारीख में इंतहाई नापसंदीदा निगाहों से देखे जाते हैं। क्या ही अच्छा हो कि ऐसी अदालती इस्लाहात की जाएँ जिससे आइंदा ऐसी बुरी अदालती मिसालें कायम ना हों, क्योंकि पाकिस्तान का अदालती निज़ाम आलमी रैंकिंग पहले ही 129वें नंबर पर है। यानी ये एक ऐसा मुल्क है जिससे सिर्फ अफगानिस्तान ही नीचे है अपैरेंटली। अदालती और वहाँ कोई अदालती ढांचा है नहीं। हमारे यहाँ तो माशाअल्लाह आप वकला का जोशो खरोश देखें, पूरा अदालती निज़ाम देखें, उसके बावजूद भी हमारे यहाँ इंसाफ फराहम करने के तकाज़े क्या पूरे किए जा रहे हैं, नहीं किए जा रहे, इस बात का अंदाज़ा हमारी जो आलमी रैंकिंग है उससे किया जा सकता है। और फिर तो ये बात जो है ना ज़रा अच्छी भी नहीं। वैसे तो इदारों की चूंकि आपने बात ही कर ली है तो हम इधर क्यों ठहर जाएं? मतलब कौन से हमारे बाकी इदारे कोई सुप्रीम किस्म का या ऑप्टिमम लेवल पे काम कर रहे हैं? और एक जिसमें मुझे बड़ी तकलीफ होती है ना, दैट इज़ एजुकेशन। हमारी ये सारे इदारे देखें कि अगर हम तब से चले होते, अपने इर्द गिर्द के एग्जाम्पल्स देख लें, अपने रीजन के ही मुल्कों को देख लें, और अगर थोड़ा सा भी हमने को 10-15-20% फॉलो किया होता द मॉडल्स दैट हैव बीन सेट, मे बी लेट्स केस इन पॉइंट आपको बता देते हैं, बांग्लादेश, श्रीलंका, इंडिया, मतलब हम अपने इर्द गिर्द ज़रा घूम के देख लें, वी आर लिटरली एट द लोएस्ट एब। आप कहेंगे फिर अफगानिस्तान के साथ कंपेयर कर लो, दैट इज़ नो कंपैरिजन, दैट इज़ नॉट कमेंडेबल एट ऑल। तो इदारों की चूँकि हम बात कर ही रहे थे, तो दिस इज़ वन अनदर इदारा कि क्या ही बात हो कि अगर वो भी थोड़ा सा ज़रा बेहतरी की तरफ आ जाए और बजट एलोकेशन होनी चाहिए, एक विल होनी चाहिए। बजट भी इतनी इंपॉर्टेंट नहीं जितनी विल है। में फख्र करती है, they mention their educational, you know, any citizen walking around the world. This is one thing we also try to brush under the carpet because we don't have much to speak about. Institutions के हमारे यहाँ ये है, हमारे यहाँ ये है, हम क्या फ्लॉन्ट करें? ये भी हम कभी सोचते हैं तो हमें बड़ा दुख होता है कि हम कौन सा ऐसा एजुकेशनल इदारा है, एक्सेप्ट फ्यू, एक दो शायद, उसके अलावा हम किन का जिक्र करें कि भाई आपको पाकिस्तान आना चाहिए पढ़ने के लिए। हाँ, हमारे यहाँ डॉक्टर्स बड़े अच्छे बनाए जाते हैं नहीं, और हमारी आर्म्ड फोर्सेस वगैरह में भी जो आते हैं कुछ बाहर से कैडेट्स वगैरह, पर दैट्स अ वेरी नीश थिंग। हम ओवरऑल लाइक एजुकेशन की बात कर रहे हैं। एनीवे 11:30 बजे इसकी समाप्त होगी, सो हम इस पे मजीद आगे चलकर बात करेंगे। As we approach 11:30, we'll have our correspondent on with us और फिर जरा उनसे डिटेल लेंगे कि आज क्या एक्सपेक्ट किया जा सकता है। भाई बड़ी खौफनाक रात गुजरी है गाज़ा में, और ये जो ताज़ा हमले हुए हैं, शदीद बमबारी की गई है। इसराइल को फ़लस्तीनियों पर हमला आवर हुए आज कितने दिन हो गए हैं? 67 दिन हो गए हैं। गज़ा की सूरत हाल में अक़वाम मुत्तहिदा जनरल असम्बली का इजलास आज हो रहा है, और इससे पहले भी अक़वाम मुत्तहिदा के इजलास बेनतीजा रहे हैं। आपको पता ही है क्या होता है वहाँ पे। इसराइल ने गज़ा पर गोलाबारी की बारिश जारी रखी है। कल जो गज़ा के रिहायशी इलाकों पर शदीद बमबारी की गई है ना, गुज़श्ता 24 घंटों में, सिर्फ 24 घंटों में 200 अफराद शहीद हुए। अच्छा, आपको याद होगा बीच में 4-5-6 दिनों का जो ट्रूस भी हुआ था, ट्रूस वो कसर बिल्कुल भी नहीं कहेंगे, एग्जैक्टली मैं यही कहने लगी थी। सीज फायर ट्रूस तो होता है कि थोड़ी सी दोस्ती हो जाती है और उसके बाद कुछ पॉइंट्स पे अग्रीमेंट होती है और आगे बढ़ते हैं। ये तो सीज फायर थी, एग्रीमेंट सिर्फ इतनी थी कि जी इतने दिन एक दूसरे को नहीं मारेंगे, और एक दूसरा भी कहना गलत है। ये वन साइडेड है, ये सब जो हो रहा है ये लिटरली वन साइडेड है। बिकॉज अगर फ़लस्तीनियों के पास देखें तो उनके पास तो अपने आप को डिफेंड भी बहुत बड़ी बात है, छुपने की जगह जो है ना अब वो नहीं रही उनके पास, वो बची नहीं है। दे आर लिटरली आउट इन द ओपन। तो लिहाजा अगर आप एक दिन में या एक रात में फॉर दैट मैटर 200 लोगों की हलाकत की बात कर रहे हैं, तो फिर 200 तो मुझे कम ही नंबर लग रहा है। बिकॉज 67 दिनों में 18,000 अफराद शहीद हो चुके हैं, जिनमें हज़ारों बच्चे हैं। हज़ारों बच्चे हैं। गज़ा को बच्चों का कब्रिस्तान करार दिया गया। इसराइली फ़ौज ने अब तक 7,000 से ज़ायद बच्चों को शहीद किया है, लेकिन अफसोस क्या आलमी ताकतें इसे रोकने में नाकाम हैं। रोकने में क्या नाकाम है? उनकी तरफ से कौन सी मजम्मत आ रही है? कौन सी एक्नॉलेजमेंट है कि हाँ जी गज़ा में बच्चों को शहीद किया जा रहा है, हम इसकी मजम्मत करते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। आप अंदाजा करें कि ये करनी चाहिए नहीं कोई आई मीन मैं कभी कभार ना इस सारा ये जो तनाज़ा, ये सारा कॉन्फ्लिक्ट जो है, मैं इसको दुनिया के किसी और हिस्से में डाल के सोचने की कोशिश कर रही हूँ कि
ये अगर यूरोप में होता, कोई वाइट नेशंस के बीच में होता, तो आपको लगता कि दुनिया इतना चुप बैठी होती? मतलब फ़ौरन पहुँचे होते सुलह कराने के, जी हम तो उस टाइप के लोग ही नहीं हैं, हम तो कोई ब्लू ब्लडेड रेस हैं, तो हमारे यहाँ कैसे हो सकता है? बट चूँकि ये अरब्स हैं, बीच में मुसलमान हैं, तो ऑब्वियसली, और ये बात जो हम लोग कर रहे हैं ना कि इतने मर गए तो ये हो गया, रात को इतनी फायरिंग, ये सालों से ये हम लोग बातें कर रहे हैं, लेकिन दुनिया ने कभी इस पे तवज्जो नहीं दी। और ऑनेस्टली अब तो इट इज़ बीइंग प्लेड आउट लाइव ऑन योर टेलीविजन एंड इवन देन कोई ख़ास तवज्जो नहीं। ये जो ह्यूमैनिटेरियन कॉजेज़, इंसानियत पसंदी, ये तमाम चीज़ें जो है ना, ये तमाम जो हेडलाइंस हैं, इनको ऐसे बेनकाब किया है इन हालिया वाक़यात ने कि ये सब खोखले दावे, झूठी बातें हैं। मतलब सिर्फ अपनी मफाद परस्ती जहाँ पर जुड़ी हुई हो, वहाँ पर इंसानियत भी याद आती है, वहाँ ह्यूमैनिटेरियन कॉजेज़ भी याद आती हैं, वहाँ पर आवाज़ भी उठाई जाती है, वहाँ जानवरों के हुकूक़ के लिए भी मोर्चे निकाले जाते हैं। लेकिन जहाँ इंसान यहाँ ज़िबह किए जा रहे हैं, शहीद हो रहे हैं इंसान और बच्चे हज़ारों, मतलब सैकड़ों, 1, 2 दर्जन, 3 दर्जन, 12, 13, 14, 200, 300, हम 7,000 बच्चों की बात कर रहे हैं in just a span of 67 days. Imagine. Mother, this is not a year, 4 years. No, this is a matter of days. और वो जो इसके अलावा अलमिया है वो अलग है कि 80% आबादी बेघर हो चुकी है। खुराक, ईंधन, पानी, अद्वियात की कमी और बीमारियों के ख़तरे का भी सामना है। अक़वाम मुत्तहिदा और दीगर आलमी क़ुव्वतों को समझना होगा कि गज़ा में फ़ौरी जंगबंदी के सिवा कोई चारा नहीं है। और लेट्स सी क्या होता है। दिल ना एकदम भर सा आता है जब हम ये विजुअल्स वगैरह देखते हैं, लेकिन हम एक्चुअली पूछना चाहते हैं और सुनना चाहते हैं कि एग्जैक्टली इधर क्या हो रहा है, और इस तवज्जुह से हम दुनिया को भी बताना चाहते हैं। समझे कि ये हमारी एक कंट्रीब्यूशन है एक दुनिया को झंझोड़ने की, जगाने की, कि प्लीज़ डू समथिंग अबाउट व्हाट इज़ हैपनिंग इन द मिडल ईस्ट। वी हैव अ गेस्ट विद अस, एक हमारे पास मेहमान हैं और हम सूरत हाल मालूम करेंगे। डॉक्टर फिलिपो गेटी हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि हेड नर्स के तौर पर खदमात सर अंजाम दे रहे हैं गज़ा के मुतासरा इलाकों में ही। डॉक्टर फिलिपो, थैंक यू फॉर बीइंग विद अस। आई एम श्योर इट वी डोंट हैव वर्ड्स टू यू express our remorse, express our emotion. It must be a very, very hard and tough time for you. What is the situation like? Because there have been news before this that, you know, there's hardly any diesel. Now that, you know, it has been managed, what is the condition? Are the hospitals still in working condition? Of course, we are supporting EGH Hospital, European Gaza Hospital, which has a capacity of 320 beds. But actually, the hospital has absorbed patients from the north because all the northern hospitals have been closed or reduced their capacity to the situation, and we have around 900 patients now, so triple of the capacity of the hospital, plus a lot of internally displaced people, so IDPs who are living in the same compound, in the same premises of the hospital. They are all about 9,000 IDPs, and of course the majority are very young. Most of the problems are related to food availability and of course water and electricity to run the hospital properly, and also to support these people, because of course these IDPs are living in the hospital, because in the hospital we have electricity, we have water, we have toilet, and most of the problems are related to the fact that the income of goods, material, medication, and especially fuel, it is not there. So we have a lot of challenges. Thank you for speaking with us, Dr. Filippo. हाल तो बिल्कुल वहाँ अच्छा नहीं है, और कभी कभार हमें ये लगता है कि हम जब किसी से बात करते हैं तो हम ये भी सुनने की कोशिश करते हैं कि शायद कोई एक ग्लिटर ऑफ होप, कोई बेहतरी, या हमने कुछ कर दिया, हमने आउट ऑफ द ऑर्डिनरी, बट एवरी टाइम वी स्पीक टू देम
हमें जब वहाँ से न्यूज़ मिलती है इट्स वर्स देन बिफोर, मतलब कि बिल्कुल ही रिसोर्सेज, हर किस्म की रिसोर्सेज डिप्लीट होती जा रही हैं। उन जगहों पे अब बमबारी हो रही है जो कि पहले टारगेटेड नहीं थे। आपको पता है कि हम काफ़ी बार एक्सप्लेन कर चुके हैं, और अब तो खैर आपको पता भी होगा कि गज़ा की जो पट्टी है, नेचुरली वी वुड एक्सपेक्ट कि क्लोजर टू द बॉर्डर विद जूइश टाउन्स, तो वहाँ ज़्यादा बमबारी हो रही होगी, वहाँ तबाही ज़्यादा होगी। लेकिन अब तो दे आर throwing their rockets and shelling everywhere. हर जगह आपको कहीं से लोग अगर किसी जगह पे बेघर हो जाएं, they don't have a home, they don't have a house, ज़ाहिर है अपार्टमेंट्स हैं, बिल्डिंग्स हैं, जब पूरी बिल्डिंग आप मुतासर कर देंगे या बिल्डिंग का आधा हिस्सा गिर जाएगा तो वो बिल्डिंग काबिल रिहाइश तो नहीं रहेगी, आप तो सड़क पे होंगे। The worst is and the tragic bit is कि जब ये मूव करते हैं, ये 100 60 जितने भी लोग मतलब ऑन अ रेगुलर बेसिस इधर से उधर मूव कर रहे हैं, जहाँ मूव करते हैं फॉर सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, वहाँ अलग तबाही मच जाती है, वहाँ बमबारी स्टार्ट हो जाती है। सो दे जब कहते हैं ना नो वे टू गो, ये इस कौम के साथ यही हो रहा है, दे लिटरली हैव नो वेयर टू हाइड एनी मोर। बहुत एक लफ्ज़ों में बयान नहीं की जा सकती ये ट्रेजेडी, क्योंकि जब हम ये विजुअल्स देखते हैं तो हम एकदम से चेक करते हैं कि हम कौन से दौर में रह रहे हैं, हम कौन से साल में रह रहे हैं कि अभी तक ये दुनिया की आंखों के सामने विद आर टेलीविजन्स एंड आर ऑनलाइन स्क्रीन, जो हमारे गैजेट्स हैं, हम सब कुछ लाइव देख रहे हैं कि वहाँ क्या हो रहा है। और एक होता है ना कि भाई कुछ हमारे कहने से क्या फ़र्क पड़ रहा है, हमारे कहने से फ़र्क पड़ेगा, हमारे कहने से फ़र्क पड़ भी रहा है, और जब हमारे बाहर निकलने से भी फ़र्क पड़ता है। हम अपना एहतजाज पूरी कलेक्टिवली इस कॉज के लिए, इस जुल्म और इस बर्बरियत के ख़िलाफ़ दुनिया में आवाज़ें उठ रही हैं। ऐसा नहीं कि जितनी मर्ज़ी आप दबाने की कोशिश कर लें, 600 अकाउंट सस्पेंड कर दें, तस्वीरें बैन कर दें, जो भी है, फिर भी ये बात नहीं दब रही है। अगर ये बात नहीं दब रही है तो फिर ये जो मज़लूम है उसकी जीत है। बिल्कुल ऐसा ही हो रहा है। अच्छा बाय द वे हमने ब्रेक लेनी है, लेकिन अभी तो हम फ़लस्तीन की बात कर रहे हैं, आगे जाके हम ज़रा कश्मीर की बात करेंगे, क्योंकि आपको पता ना ये एक बड़ी आपके सामने ही है, लैंडमार्क एक उनकी जजमेंट आई है जिसने इंडोर्स किया है कि जी जो हुआ वो सही हुआ। और अब अभी हम कह रहे आप हमारे को जज तो नहीं करेंगे सारे लोग, अगर मुझे जज नहीं करेंगे तो देन आई वांट टू से समथिंग, सो आई विल वेट फॉर यू टू टेल मी इफ यू आर गोइंग टू जज मी और नॉट। इसलिए अभी मैं नहीं कहूँगा। आज जियो पाकिस्तान टीवी पे आप हमें बताएं हुमा इनको क्यों जज करेंगे आप, देखें इतनी अच्छी लग रही हैं आज वैसे। थैंक यू। ठीक है, तो पाकिस्तान क्रिकेट टीम नए कप्तान की क़यादत में ऑस्ट्रेलिया में पर्थ टेस्ट की तैयारियों में है मसरूफ, और कौमी टीम ने कल वाका ग्राउंड में भरपूर प्रैक्टिस की है, जिसमें फिजिकल फिटनेस के अलावा बैटिंग बॉलिंग फील्डिंग की कमजोरियों को दूर करने पर तवज्जो दी गई है। तवज्जो दी गई है। आइए सब मिलके बैठते हैं, तवज्जो देते हैं। तवज्जो दीजिएगा। तो नहीं ये मजाक, दिस वाज ऑल अ जोक। अच्छा 3 टेस्ट मैचों की सीरीज का पहला टेस्ट जो है वो परसों यानी 14 दिसंबर से पर्थ में खेला जाएगा। शुरू नहीं होके दे रही है, यही तो सारी बात है कि समझ रही थी हो गया होगा। खैर एनीवे कौन बात से ना खुश नजर आ रहे हैं। क्यों, मतलब क्या हुआ से गए हैं कि वहाँ खास तौर पर उन्हें कैमरा में पिच बड़ी स्लो पिच से बड़ी शिकायत थी। मोहम्मद हफीज़ ने टीम को तैयारी का मुनासिब मौका न मिलने का भी शिकवा किया है, लेकिन बहरहाल जीत के लिए पुरज़्म है। देखिए तैयारी के लिए मौका क्यों नहीं होगा, गए तो वो पिछले 2 हफ्तों से गए हैं वहाँ। Obviously really surprised and disappointed. The arrangements in Canberra, the pitch we received for the practice, that was really the slowest pitch we can ever play on as a visiting team in Australia. But as a team we are really happy. The preparation we had, the most of the boxes are ticked and absolutely ready for the exciting challenge coming ahead of us. I think everyone knew it, so there's no point of saying it again and again. So the disappointment was really high because we were not expecting this kind of arrangements, but it sounded maybe the tactics, but we are ready for that. बात मुझे ये अच्छी लगी है, कॉन्फिडेंस होना चाहिए भाई, हमें नहीं सही जगह मिली प्रैक्टिस के लिए तो फिर देन से इट, एंड आई लाइक दैट बिट। मोहम्मद हफीज़ को आपने सुन लिया, उनका तैयारियों पर गैर मुतमईन होना, बहरहाल परेशानी का ऑब्वियसली नज़र ही आ रही है कि काफ़ी परेशानी होगी टीम को। ऑस्ट्रेलिया हमेशा मेहमान टीमों के लिए कभी आसान हरीफ नहीं रहा, जस्ट सो दैट यू नो। और दूसरी बात, पर्थ की पिच हमेशा फास्ट बॉलर्स के लिए आइडियल रही है। पाकिस्तानी पेसर्स कुछ अरसे से मुतासिर कुन कारकर्दगी जो है वो नहीं दिखा पा रहे ऑन दोज पिचेस, और वैसे भी तो हम दुआ कर रहे हैं कि दुआ करें
चलें जी, हम दुआ कर सकते हैं कि पर्थ का मैदान पाकिस्तानी फास्ट बॉलर्स की फॉर्म में वापसी के लिए लकी साबित हो। लेट्स होप फॉर द बेस्ट। माजिद भट्टी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। भट्टी साहब, वैसे हमने भी आपको पता है बड़ी स्लो पिच की तारीख रकम की है, जो कि अल्टीमेटली रिपोर्ट भी हो गया था मामला। सो हफीज़ जो हैं, क्या खबरें पहुंच रही हैं, किस किस चीज़ से और नाखुश हैं? देखें, अभी तो हमें अब्दुल्ला पिच का ही सुनने में आया है, और देखें ये एक नॉर्मल प्रैक्टिस है कि जो टूरिंग टीम है उनको कभी होटल के कमरों में कोई मसला होता है। ऑस्ट्रेलिया की टीम जब पाकिस्तान आई थी तो उन्होंने शिकायत की थी कि उनके लिए जो होटल के कमरे हैं वो अच्छे नहीं है। फिर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने उनके कमरों को अपग्रेड किया। अब पाकिस्तान ने शिकायत की है, वो क्रिकेटिंग शिकायत है। तो मेरे ख्याल में नॉर्मली ये चीजें होती हैं, लेकिन मीडिया में आकर जो हमने अभी तक देखा है बहुत कम होता है कि प्लेयर या टीम मैनेजमेंट के लोग मीडिया में आके ये बातें करते हैं। वो खामोशी से जो होस्ट बोर्ड होता है उसको कन्वे कर देते हैं कि हमारे साथ ये मसाइल हैं, आपने उन मसाइल को हल करना है। लेकिन हफीज ने जो अच्छी बात की है, उन्होंने कहा कि इसके बावजूद हम इस चैलेंज को कबूल करने के लिए तैयार हैं। देखें, हफीज तो अभी रिसेंटली डायरेक्टर बने क्रिकेट के। जिन लोगों ने ये सीरीज अरेंज की थी, पाकिस्तान टीम को पहला टेस्ट मैच पर्थ में दे दिया गया। भारत की टीम जब टूर करती है तो उनको सिडनी में खिलाते हैं, उनको एडिलेड में खिलाते हैं, और फिर जो 4 डे मैच या टूर मैच है वो भी उसी ग्राउंड में होता है जहां टेस्ट मैच होता है। पाकिस्तान अच्छा, के साथ भट्टी साहब क्या फर्क पड़ता है? नहीं तो इससे फर्क क्या पड़ता है? ये आई वांट टू नो कि अगर सिडनी, एडिलेड वगैरह में उनको करा रहे हैं और यहाँ पर्थ में खेल रहे हैं, व्हाट्स द डिफरेंस? देखें, जिस तरह अभी अब्दुल्ला कह रहे थे कि पर्थ की पिच दुनिया की तेज तरीन पिच है, हालांकि ड्रॉप इन पिच है फास्ट बॉलर्स के लिए, वहां पर कंडीशन आइडियल्स हैं जी। लेकिन अगर हम सिडनी को देखें तो सिडनी में पाकिस्तान ने जब 25 साल पहले आखिरी टेस्ट मैच ऑस्ट्रेलियन सरजमीन पर जीता था तो सिडनी में जीता था, क्योंकि सिडनी की जो पिच है वो उसकी हिस्ट्री बताती है कि वो स्पिनर्स को शूट करती है। लेकिन मसला ये है कि पाकिस्तान के पास तो अब स्पिनर भी उस क्वालिटी का नहीं है कि पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया को चैलेंज करे। एक जो हमारे स्पिनर थे जिनके लिए हम पिछले 2 महीने से लड़ रहे थे, अबरार अहमद, वो तो बगैर खेले ही 27 ओवर करवाकर अनफिट हो गए। भट्टी साहब, वैसे वो अनफिट अचानक तो नहीं हुए, यही रिपोर्ट हो रहा था कि उनकी इंजरी ये पिंडी से चल रही थी, अबरार की। एग्जैक्टली आप बता सकते हैं? कल हम सिक्कू से बात कर रहे थे, हम तज्जिया कर सकते हैं, ज़ाहिर है उनके पास, आपके पास खबर होगी, यहाँ कब इनकी इंजरी रिपोर्ट हुई और किसने हश किया कि जी हाँ वही ब्रश अंडर द कार्पेट? मतलब वो वहाँ पहुँच गए और इंजरी का पता चल रहा है, इंजरी के साथ पहुँचे। देखिए, ये जब कैनबरा में 4 डे मैच खेल रहे थे तो उसी दौरान उन्होंने शिकायत की कि उनको पिंडली में तकलीफ है। लेकिन जो हमारे सोर्सेज हैं वो यही बताते हैं कि ये पुरानी इंजरी कैरी कर रहे थे। प्लेयर्स का यही है कि वो इंजर्ड होते हैं, नॉर्मली बताते नहीं है टीम मैनेजमेंट को। फिर पाकिस्तान टीम के जो डॉक्टर हैं सोहेल सलीम, उनका वीजा पहले लेट आया, बाद में उनके वालिद अलील। अच्छा भट्टी साहब, सॉरी मैं आपको इधर इसलिए रोकूंगी क्योंकि हम इंजरी की अबरार की बात कर रहे हैं। तो वो रिजर्व में तो वो वर्ल्ड कप में इंडिया पहुंचे हुए थे, उसके बाद पूरा एक ट्रेनिंग कैंप लगा ये ऑस्ट्रेलिया से पहले। मतलब ये कब इंजर हुए? ये तो काफी देर से हम तो चाह रहे थे वो खेलने, वो तो खेले ही नहीं, और वो तो खेले ही नहीं। मतलब वर्ल्ड कप के दौरान भी इनका चांस ही नहीं आया। प्रैक्टिस के दौरान हुआ हो गया पिंडी में। हुमा, पाकिस्तान के क्रिकेटर्स के साथ फिटनेस के तो इश्यूज रहे हैं, बैठे बैठे तो नहीं खराब हो सकते ना, मतलब वो they will play and then become unfit। आपको याद होगा वर्ल्ड कप में जब हम अफगानिस्तान से हारे हैं तो बाबर आजम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, बल्कि मैंने आपको अगले दिन सुबह बताया प्रोग्राम में कि बाबर आजम कह रहे हैं कि हमारा फिटनेस लेवल अच्छा नहीं है। अब फिटनेस लेवल अच्छा नहीं है तो ये तो फिर टीम मैनेजमेंट पर उसका पूरा इल्जाम हम दे सकते हैं कि भाई टीम मैनेजमेंट जिम्मेदार है कि प्लेयर्स की वो फिटनेस का लेवल क्यों नहीं है जो हम देखते हैं कि आज इंडिया की टीम क्यों दुनिया की नंबर 1 टीम बन रही है। कि विराट कोहली जब कप्तान बने तो उन्होंने एक फिटनेस का स्टैंडर्ड ऐसा मुकर्रर किया कि उनकी अपनी फिटनेस इतनी मिसाली थी कि पूरी टीम आज आप देखें सुपर फिट टीम है, लेकिन पाकिस्तान में एक के बाद एक प्लेयर अनफिट होते जाते हैं। यही सूरत हाल है। खैर अबरार के साथ भी यही हुआ। अच्छा, उनकी जगह जो अब गए हैं खिलाड़ी, वो पहुंच गए हैं और उनसे क्या उम्मीद और क्या तवक्को रखी जा सकती है? साजिद खान
देखें, साजिद खान तकरीबन 1.5 साल बाद पाकिस्तान टीम में कमबैक उन्होंने किया है। आखिरी बार वो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ लाहौर टेस्ट खेले थे, उन्होंने 1 विकेट लिए थे। जो ऑस्ट्रेलिया के स्पिनर थे नेथन लाइन, उन्होंने पहली इनिंग्स में 1 विकेट लिया, दूसरी इनिंग्स में 5 विकेट लिए, पाकिस्तान टेस्ट मैच हार गया। अभी रिसेंटली साजिद खान नेशनल T20 जो कराची में हो रहा था, उसके 7 मैचेस में उन्होंने 7 खिलाड़ियों को आउट किया। तो हमारे पास अब साजिद खान को हम लेके जा रहे हैं, लेकिन साजिद खान की भी परफॉर्मेंस एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं है। उनके बॉलिंग एक्शन का भी इशू रहा है नेशनल क्रिकेट एकेडमी में, उस पर भी काम हुआ है। लेकिन अभी तक पाकिस्तान की जिस तरह माजी में What a tragedy वैसे भट्टी साहब कि we used to have world class spinners as well। हमारे पेसर्स तो दुनिया में मशहूर थे ही, हमारे पास स्पिनर्स भी नंबर 1 हुआ करते थे दुनिया के, मतलब दुनिया मिस्ट्री स्पिनर्स हम जाने जाते थे। We don't have a single cricketer who can and how is that possible? हमने तवज्जो देना छोड़ दी है इस तरफ, या हुआ क्या कि we cannot name even a few? अभी रिसेंटली हमने सईद अजमल को स्पिन बॉलिंग कोच बनाया, लेकिन मैं तो पिछले 2 हफ्ते कराची में नेशनल T20 हुआ जिसमें 18 पाकिस्तान की रीजनल टीमों ने हिस्सा लिया। कितने स्पिनर आपने स्पॉट किए? आपसे अर्ज कर रहा हूँ कि एक स्पिनर मुझे ऐसा नजर नहीं आया। मेहरान मुमताज एक स्पिनर पिंडी के थे, उनको हम कह सकते हैं कि, लेकिन उन पे भी बहुत काम करने की जरूरत है। लेकिन जो हमारी स्पिन बॉलर्स की लेगेसी थी, इकबाल कासिम, अब्दुल कादिर, मुश्ताक अहमद, वो स्पिनर, सकलैन मुश्ताक, वो स्पिनर आज पाकिस्तान टीम में नजर नहीं आ रहे हैं। अल्लाह करे कि कोई अचानक डिस्कवर हो जाए, लेकिन फिलहाल तो स्पिन बॉलिंग के शोबे में रावी चैन लिख रहा है। बड़ी ट्रेजेडी है, मतलब वी हैव नेम्स लाइक सकलैन मुश्ताक, सईद अजमल, और इतने लेजेंडरी नामों के बाद अगर हमारे पास ये एवेन्यू जो है, ये नीश जो है, ये ख़त्म होती जाए तो ये बड़ी अजीब सी बात है। तो इस पे काम होना चाहिए। कमिंग बैक टू द मैच एट हैंड, जो परसों टेस्ट स्टार्ट हो जाएगा, एक वैसे ही हम जरा ऑनलाइन भी देख रहे हैं लोगों का क्या कहना है, ये जानबूझ के तो नहीं किया जाता कि पाकिस्तान को पर्थ में ही खिलाया जाए और सिडनी में स्टार्ट ना कराया जाए, कि कहीं वो इतना बेहतर ना खेल लें कि वो हावी ना हो जाए, जो पलड़ा भारी टाइप ना हो जाए पाकिस्तान का। मतलब ये बड़ी स्ट्रेटेजिक किस्म की चॉइसेस हो सकती हैं, ऐसे होता है भट्टी साहब? देखिए हुमा, नॉर्मली जो टीमें हैं वो कोशिश करती हैं कि सीरीज का आगाज होम टीम वहां से करे जो ग्राउंड उसके लिए आइडियल हो। मुझे याद है माजी में पाकिस्तान टेस्ट सीरीज कराची से शुरू करता था। कराची में पाकिस्तान का ट्रैक रिकॉर्ड बहुत अच्छा था, लेकिन जब हम फॉरेन टूर्स पे जाते हैं तो अब हमने रिसेंटली देखा है कि जो हमें होम बोर्ड कहता है कि आप फला जगह से पहला टेस्ट मैच खेलकर सीरीज शुरू कर दें, तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड उस पर रेजिस्ट नहीं कर रहा। तो मेरे ख्याल में हमें गवर्नेंस के भी इशू हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के एंड पर, कि वहां से जो लोग जाके निगोशिएट करते हैं वो इतने अच्छे तरीके से पाकिस्तान का केस पेश नहीं कर सके कि पाकिस्तान कह सके कि भाई हम पर्थ में नहीं सिडनी में खेलेंगे। वो हमें जो देते हैं वो हम कबूल कर लेते हैं। मेरे ख्याल में इस तरह होना नहीं चाहिए। पाकिस्तान बेहतर अंदाज में, अब देखें ना, यहाँ हम टेस्ट क्रिकेट खेलने जा रहे हैं, हमें जुमेरात से टेस्ट मैच शुरू हो रहा है। कल पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का पूरा हेडक्वार्टर प्राइम मिनिस्टर हाउस में प्राइम मिनिस्टर साहब को प्रेजेंटेशन दे रहा था। शान मसूद, हफीज, सईद अजमल, उमर गुल, ये वीडियो लिंक पर अनवारुल हक काकड़ साहब को पाकिस्तान क्रिकेट के मसाइल बता रहे थे। बल्कि हफीज ने तो कह दिया कि साहब अच्छी शोहरत के लोगों को लाना चाहिए। तो प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा कि हाँ, हम तो चाहते हैं कि अच्छी शोहरत के लोग आए। तो यहाँ पर एक क्रिकेट में भी तमाशा लगा हुआ है कि कितनी अननेसेसरी बात है। वैसे आई एम सॉरी, इन बात बुरी नहीं है इटसेल्फ कि अगर प्राइम मिनिस्टर इतने इन्वेस्टेड या इंटरेस्टेड हैं तो कर लो, लेकिन एक होता है टाइमिंग। उनकी 100% कंसंट्रेशन प्लेयर्स की एंड हफीज़ की होनी चाहिए ऑन द टेस्ट एट हैंड, या सिर्फ कि वो अपनी स्क्रीनों के सामने बैठ के प्राइम मिनिस्टर को एक ब्रीफिंग दे रहे हो। हम भट्टी साहब ये कब सीखेंगे? वाइल वी वर इन द वर्ल्ड कप तो क्या क्या कंट्रोवर्सीज निकल, कभी कॉन्ट्रैक्ट जा रहा था, कभी आ रहा था, अजीब। हम नहीं सीख सकते। देखिए, जब तक हम प्रोफेशनल लोग क्रिकेट बोर्ड के सेटअप में नहीं लाएंगे, अब देखें ना, PSL का ड्राफ्ट होने जा रहा है कल लाहौर में। अभी तक हमें यही नहीं पता कि PSL शुरू कब से होगी। तो PCB हेडक्वार्टर में मामलात इतने अच्छे नहीं है जितने माजी में हुआ करते थे। हम ये नहीं कह रहे कि जका साहब जो हैं वो कॉम्पिटेंट नहीं है, लेकिन मैं ख्याल जका साहब को अपनी
जो मैनेजमेंट टीम है उस पर नजरसानी करने की जरूरत है। पीसीबी हेडक्वार्टर में अच्छे लोगों को लाने की जरूरत है जो पाकिस्तान क्रिकेट के जो मसाइल हैं, पाकिस्तान क्रिकेट के जो केसेस हैं वो अच्छे तरीके से लड़े। अनफॉर्चुनेटली हम खुद ही अपना मजाक उड़ाते हैं कि टीम ऑस्ट्रेलिया में है, यहाँ पर हम वीडियो लिंक पे प्राइम मिनिस्टर को प्रेजेंटेशन दे रहे थे। ये प्रेजेंटेशन हम पहले भी दे सकते थे, फिर केयरटेकर प्राइम मिनिस्टर ज़का अशरफ साहब ये वापस आके भी दे सकते थे। मतलब इस प्रेजेंटेशन से कोई चीजें बदल नहीं जानी ओवरनाइट। अजीब किस्म की ये चीजें। भट्टी साहब थैंक यू फॉर बीइंग विद अस। अच्छा अजीब ये मतलब हमने वर्ल्ड कप में भी एग्जैक्टली बहुत शुक्रिया आपका भट्टी साहब, यही किया था ना, मीटिंगें हो रही हैं, इन्हें बुला लो, उन्हें बुला लो, मतलब मीटिंगें 6 करा लो तो परफॉर्मेंस जीरो। ट्वीट भी कर दो, ट्वीट भी उसी वक्त कर दो, एक्सप्लेनेशन भी कर दो, इंक्वायरियां भी लगा लो, एक्सप्लेनेशन भी मांग लो। द टीम इज इन द मिडल ऑफ द वर्ल्ड कप। चीफ सिलेक्टर बीच में उठ के चले गए, उन्होंने कहा खुदाफिज में, तो आई एम नॉट डीलिंग विद इट। मतलब इट्स आई एम सॉरी, हम खुद इसको एक जोक बना रहे हैं। और उसके बाद कल रमीज राजा की आपने देखी थी इंटरव्यू में स्टेटमेंट, जो जिन्होंने कहा था कि रोनाल्डो की डाइट जो है वो नासा प्लान करता है अमेरिका में बैठ के। क्यों कर रहे हैं आप लोग ये सारी बातें? इट्स अ जोक। एनीवे ओके। अच्छा जी, सालों बाद आज सुप्रीम कोर्ट में बहुत ही अहम केस की समाअत हो रही है और साबिक वज़ीर आज़म ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो की फांसी के खिलाफ जो सदारती रेफरेंस है जो 2011 में फ़ाइल किया गया था, उस वक्त के सदर आसिफ अली ज़रदारी की तरफ से उसकी समाअत आज हो रही है और लार्जर बेंच इस केस की समाअत कर रहा है। क्या इसकी तफसील है? मरीम नवाज हमारी साथी हमारे साथ इस्लामाबाद सुप्रीम कोर्ट से मौजूद हैं। मरीम, 11:30 बजे ऑलमोस्ट एक्सपेक्टेड है कि अदालती कार्रवाई का आगाज़ होगा। कौन कौन एक्सपेक्टेड है, कौन कौन आने वाला है? यू नो इट इज़ वेरी हिस्टोरिकल एज वेल अगेन। जी बिल्कुल अब्दुल्ला, ये एक तारीखी आज केस है जिसको समाअत के लिए चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा ने मुकर्रर किया है। और ये इससे पहले भी सुप्रीम कोर्ट में 6 हेयरिंग्स 2012 में हो चुकी हैं और आखिरी हेयरिंग जो ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो रेफरेंस की थी वो 12 नवंबर 2012 को हुई थी। और उसके बाद आज इस केस को समाअत के लिए जो है वो दोबारा मुकर्रर करके सुना जाएगा। सुप्रीम कोर्ट में आज जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा हैं उनका आना एक्सपेक्टेड है। बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने एक मुतफरिक दरख्वास्त दायर की थी इस केस में फ़रीक बनने की। और उसके अलावा उन्होंने गुज़िश्ता रोज़ इस जो ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो को सज़ाए मौत देने का के ख़िलाफ़ ये जो रेफरेंस है इसकी बराह रास्त नशरियात के लिए भी एक दरख्वास्त दायर की थी। तो आज ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो के नवासे यानी बिलावल भुट्टो ज़रदारी और उनके अलावा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दीगर रहनुमाओं का सुप्रीम कोर्ट आना एक्सपेक्टेड है। आज इस केस की समाअत चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा की सरबराही में 9 रुकनी लार्जर बेंच करेगा। 9 रुकनी लार्जर बेंच में चीफ जस्टिस के अलावा सीनियर जजेस में जस्टिस सरदार तारिक मसूद, जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस याया अफरीदी, जस्टिस अमीनुद्दीन खान, जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर, जस्टिस जमाल मंदुखिल, हसन अज़हर रिजवी और जस्टिस मुसरत हिलाली शामिल हैं। और आज इस केस की समाअत जब 11:30 बजे शुरू होगी तो फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वकला इस रेफरेंस को एक दफ़ा फिर प्लीड करना शुरू करेंगे। जब पहले साबिक चीफ जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी के दौर में इस रेफरेंस की समाअत हो रही थी तो इसमें अदालत ने 10 अदालती मुआविन भी मुकर्रर किए थे, जिनमें से तकरीबन आधे अदालती मुआविन जो है उनका इंतकाल भी हो चुका है। और अब 11 साल बाद जब मुकदमे की समाअत होगी तो सुप्रीम कोर्ट जो सदारती रेफरेंस में 5 सवालात किए गए थे सुप्रीम कोर्ट से, उनसे मुतालिक जो है ये फैसला करेगी कि जो ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो का अदालती को सज़ाए मौत सुनाई गई थी सुप्रीम कोर्ट की जानिब से और फिर नज़रसानी दरख्वास्त भी उनकी मुस्तरद की गई थी, तो उसको जो वो फैसला था उस फैसले को सुप्रीम कोर्ट अब किस तरह से देखती है ये जो है ये तारीखी होगा। इसके अलावा अच्छा मरियम, बिलावल भुट्टो ने जो इसमें फरीक बनने की दरख्वास्त दायर की है, क्या उस पे भी आज इस हेयरिंग में बात होगी, उसको भी कंसिडर किया जाएगा या उसके लिए अलहदा से मामला कोई रखा जाएगा, सुना जाएगा, या वो आज की हेयरिंग में ज़ेरे बहस आएगा मामला? अब्दुल्ला, एक्सपेक्टेड ये है कि वो आज की हेयरिंग में ज़ेरे बहस आएगा। और ये जो बिलावल भुट्टो की फ़रीक बनने की दरख्वास्त है ये 2018 की है और 2018 में उन्होंने ये भी रिक्वेस्ट की थी सुप्रीम कोर्ट से कि इस केस को समाअत के लिए मुकर्रर करके सुना जाए, लेकिन इतने साल इस केस को समाअत के लिए नहीं मुकर्रर किया गया। आज उस दरख्वास्त को भी टेकअप किया जाएगा। इसके अलावा बराह रास्त नशरियात के लिए जो बिलावल भुट्टो ने इस रेफरेंस की दरख्वास्त डाली है उसमें भी आज टेकअप किए जाने का इम्कान है। तो 11:30 बजे यहाँ हम समाअत शुरू होगी। नहीं, अभी आज इस पर जो पहले तो सुप्रीम कोर्ट में ये कंसिडरेशन चल रही थी कि लाइव टेलीकास्ट की जाए केस की, लेकिन फिर गुज़िश्ता रोज़ से सुप्रीम कोर्ट ने एक नया जो है वो एक अमल शुरू किया और वो ये कि जो सुप्रीम कोर्ट का कोर्ट नंबर 1 है उसकी अदालती कार्रवाई को सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर जारी किया जा रहा है। तो यही जो है वो फैसला हुआ था कि ये जो रेफरेंस है इसकी कार्रवाई भी सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर जारी की जाएगी। लेकिन वेबसाइट पर जारी क्या वो एक रिपोर्ट की सूरत में जारी करते हैं इन रिटन फॉर्म या वेबसाइट के ऊपर लिंक होता है, लाइव चल रहा होता है, क्या होता है?
व्हेन वी से वेबसाइट पे जा रही तो क्या हर वहाँ पे कोट हो रहा होता है? वीडियो रिकॉर्डेड होती है। अच्छा सही, वीडियो रिकॉर्डेड होती है। जैसे वीडियो रिकॉर्ड होती है उस तरह से जो है वो एक वीडियो रिकॉर्डेड अपलोड की गई है। गुज़िश्ता रोज़ पहली बार ये अमल किया गया है सुप्रीम कोर्ट की जानिब से, और मुमकिन तौर पर उसको आज भी जो है वो जारी रखा जाएगा, लेकिन वो थोड़ा लेट हो जाता है। बिलावल भुट्टो जरदारी की जो दरख्वास्त है वो बराह रास्त नशरियात की है। जैसे सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट की का जो केस था उसमें बराह रास्त नशरियात हुई थी, तो मुमकिन तौर पर आज पहले उसको वकला टेकअप करेंगे अदालत के सामने, और फिर अदालत ने ये देखना है कि वो उस दरख्वास्त को कबूल करके लाइव टेलीकास्ट करती है या नहीं, या फिर अपने रिकॉर्डेड वाले वेरिएंट के साथ ही इसको कंटिन्यू करेंगे। चलिए जी, थैंक यू मरियम। जैसे ही गहमा गहमी ज़रा शुरू होती है सुप्रीम कोर्ट के बाहर, 9 रुकनी इलाज बेंच इस केस की समाअत करेगा। चीफ जस्टिस की सरबराही में हम आपसे फिर अपडेट्स लेने के लिए पहुंच जाएंगे। देखिए, सुप्रीम कोर्ट कैन डिसाइड कि इसको लाइव नशर करना है कि नहीं, तो दैट डिसीजन हैज़ टू बी मेड स्टिल। ऑल्दो आई मस्ट कन्फेस, अगर हो जाए तो लोगों का इंटरेस्ट बहुत होगा टू एक्चुअली वॉच इट अनफोल्ड। अच्छा जी, अभी हम आगे बढ़ेंगे और बताएंगे आपको ये कि कोलालमपुर में जारी है जूनियर हॉकी वर्ल्ड कप, और इसके क्वार्टर फाइनल में आज खेले जाएंगे मैचेस बड़े अहम। पाकिस्तान की टीम स्पेन के मुकाबला आएगी, अल्लाह खैर। और क्वार्टर फाइनल की तैयारी के लिए पाकिस्तान जूनियर ने भरपूर ट्रेनिंग भी की है, ट्रेनिंग लड़कों ने की है, दुआ हम करेंगे। गोल करने की ड्रिल्स हुई हैं, गोल कीपर्स ने प्रैक्टिस की, अलग अलग मशक़ें की हैं। मशक़ें आपको पता है ना क्या होता है? ड्रिल मतलब बेसिकली एक्सरसाइज और ड्रिल। मशक़ें जब उर्दू में होता था ना मैथमेटिक्स किसी ज़माने में, होता होगा मैथ में क्या कौन सी मशक़ होती है? वो भी ड्रिल होती है, मतलब प्रॉब्लम जैसे कहते हैं ना, प्रॉब्लम वी सॉल्व द प्रॉब्लम, सो उसमें मशक उसको अपैरेंटली शायद कहते हैं। तो मल्टीपर्पज इसका ब्रॉड टर्म है मशक, तो यहाँ भी मशक हो रही है और यहाँ भी मशक हो रही है। और मशक वो भी होता है जो जिस पानी वाला मशक, मशकी भी होता है। मशक बड़ा वैसे मल्टीपर्पज वर्ड है, कहीं भी लगा दे। और जब कोई किसी से नहीं मिलना, कोई बात नहीं करनी और बिजी व्हाटएवर कहना मशक हो रही है, ये भी कह सकते। मशक हो रही, कौन सी मशक हो रही है? कुछ भी, व्हाटएवर यू आर बिजी विद डूइंग एनीथिंग, डोंट डू दैट। वैसे ओके, हम ले रहे हैं ब्रेक। पाकिस्तान के वक्त के मुताबिक 3 बजे दोपहर में ये मैच शुरू होगा, पाकिस्तान वर्सेस स्पेन जूनियर हॉकी वर्ल्ड कप। बता दिया हमने आपको। बेस्ट ऑफ लक टू जूनियर हॉकी टीम, और इंशाल्लाह जीतेंगे तो कल बताएंगे, नहीं तो हजम गायब कर देंगे। हम जिक्र ही नहीं करेंगे, कुछ और बात होगी आगे चलते हैं। कल हमने भारतीय सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट की बात की थी ना, आर्टिकल 370 का खात्मा उन्होंने बरकरार रखने का। और इससे पहले वाले घंटे में हम गजा की बात कर रहे थे, और फिर हमने आपको कहा था कि हम आपको कश्मीर के हवाले से भी बताएंगे कि क्या हुआ वही है, तवक्को यही थी। बिल्कुल तवक्को थी इस बात की, और भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने कश्मीर की खसूसी हैसियत की बहाली की तमाम दरख्वास्तें जो हैं वो मुस्तरद कर दी हैं। भारतीय सुप्रीम कोर्ट की जानिबदारी और हुकूमती फर्मा बरदारी ने भारतीय अदालत की अगर कुछ साख थी भी तो उसे खाक में मिला दिया। कश्मीर को खुसूसी हैसियत देने वाले आर्टिकल 370 का खात्मा बरकरार रखने का फैसला बता रहा है कि भारतीय अदालत सियासी और मजहबी तासुब से मुबर्रा नहीं है। भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने मोदी सरकार के मकबूजा कश्मीर हड़प करने के कदम को न सिर्फ जायज़ कहा है, बल्कि मकबूजा कश्मीर को भारत का अटूट अंग भी करार दे डाला है। लिटरली बहुत ही सियासी साउंड कर रहा था जब ये शुरू हुई ना बात, जब ये फैसला लिखवाना शुरू किया गया, सब यही जुमला आया, हाँ, कि अटूट अंग किस तरह से कह दिया। फैसले का एक एक लफ्ज़ बता रहा है कि भारत की सबसे बड़ी अदालत में बैठे जजेस भी इंसाफ देने के बजाय मोदी को खुश करने में लगे हुए हैं। मोदी हुकूमत ने 5 अगस्त 2019 को मकबूजा कश्मीर की खुसूसी हैसियत ख़त्म कर दी थी। पाकिस्तान ने भारतीय सुप्रीम कोर्ट का फैसला सख्ती से मुस्तरद कर दिया है। वज़ीर ख़ारिजा जलील अब्बास जिलानी ने हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि भारतीय सुप्रीम कोर्ट के फैसले की कोई हैसियत नहीं। Pakistan categorically rejects the judgment announced by the Supreme Court of India on the status of Indian illegally occupied Jammu and Kashmir. Jammu and Kashmir is an internationally recognized dispute which remains on the agenda of the United Nations Security Council for over 7 decades. India has no right to make unilateral decisions on the status of this disputed territory against the will of the Kashmiri people.
and Pakistan. आपको ये भी बताएं कि कश्मीरी हुर्रियत रहनुमाओं और भारत में मुसलमान तंजीमों ने भी सुप्रीम कोर्ट का फैसला मानने से इनकार कर दिया है। हुर्रियत रहनुमा अल्ताफ़ हुसैन वानी ने कहा, भारतीय सुप्रीम कोर्ट से इंसाफ की कोई तवक्को नहीं, अक़वाम मुत्तहिदा नोटिस ले। कांग्रेस रहनुमा गुलाम नबी आज़ाद ने कहा, फैसले से कश्मीर के अवाम सख्त नाखुश हैं। और तो और भारतीय कठपुतली उमर अब्दुल्ला ने भी फैसले को मायूस कुन करार दिया है। भारतीय हुकूमत ने खौफजदा होकर मकबूजा कश्मीर में सिक्योरिटी इंतजामात मजीद सख्त कर दिए हैं। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की सदर महबूबा मुफ्ती को घर में नज़रबंद कर दिया गया। और कल शाम को भारतीय वज़ीर आज़म मोदी ने उर्दू ज़बान में लंबा चौड़ा ट्वीट भी लिखा, आप लोगों ने शायद देखा हो, और भारतीय अदालती फैसले को तारीखी करार दे दिया। इसी पे हम बात करते हैं। मुअव्विन खुसूसी बराए इंसानी हकूक़ और कश्मीरी रहनुमा मिशाल मलिक साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं। शुक्रिया मिशाल साहिबा। मिशाल साहिबा, ना भारतीय हुकूमत के फ़ैसलों की कोई हैसियत है, ना अब लग रहा है कि उनके सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसलों की, ये तो पाकिस्तान वाज़े कर चुका है। ये भी वाज़े है कि कश्मीरी अपने हकूक़ के हसूल की जंग से एक कदम भी पीछे नहीं हटेंगे, ना हटे हैं। फिर भी भारत इस तरह के इक़दामात कर रहा है। क्या आपको लग रहा है, व्हाट इज़ इंडिया ट्राइंग टू अचीव आउट ऑफ दिस? जो भी इलेजिटिमेट जुडिशल वर्डिक्ट्स आई हैं इंडियन सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, जो भी डोमेस्टिक लेजिस्लेशंस ये लगा लें, जो भी कर लें, बट जो उसका जो इंटरनेशनल जो सुप्रीमेसी ऑफ इंटरनेशनल लॉ, ऑफ इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ, इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स, जिनीवा कन्वेंशंस, स्पेशली यूनाइटेड नेशंस की सिक्योरिटी काउंसिल की जो करारदादें हैं, उनको किसी भी सूरत ये जितनी भी इनकी लेजिस्लेशंस जो इलेजिटिमेटली हो रही हैं थ्रू द सुप्रीम कोर्ट, ये नलिफाइड हैं, ये इनवैलिड हैं। और ये इसलिए किए जा रही हैं क्योंकि इसके पीछे जो इनके पॉलिटिकल जो अज़ाइम है वो बहुत ही खौफनाक हैं, क्योंकि ये ऑलरेडी ऑक्यूपायर्स हैं। पहले इनकी हिंदुस्तान की आर्मी थी और अब उसके साथ उन्होंने अपनी आवाम को वहाँ पे सेटल कर दिया है। और पिछले 4 साल ये केस जानबूझ के पेंडिंग रखा गया, और इन 4 सालों में जब से एब्रोगेशन हुई 5 अगस्त को, उसके बाद से वहाँ पे पॉपुलेशन डायनामिक्स को जिस तेज़ी के साथ वहाँ पे चेंज किया गया, और वहाँ की जो आवाम की वोटर राइट्स छीने गए, हमारे स्टेटहुड को छीना गया, और डोमिसाइल इशू किए गए नॉन कश्मीरीज़ को, जो कि इल्लीगल है किसी भी नॉन कश्मीरी को वहाँ पे देना, क्योंकि हम लोग फॉल ही नहीं करते इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। तो ये साफ ज़ाहिर है सबके सामने कि वो एज अ कम्प्लीट ऑक्यूपाइंग स्टेट जो है वो उसके ऊपर उनका कब्ज़ा जमाए बैठने के लिए उनको जहाँ जहाँ से उन्होंने अपने करने थे, मजबूत करने थे अपने जो भी नेफेरियस डिज़ाइन वो कर रहे हैं, चाहे वो उनका प्रेसिडेंशियल ऑर्डर हो, चाहे हिंदुस्तान की ऑक्यूपेशन फोर्सेस को बढ़ाना है, चाहे वो उनके प्राइम मिनिस्टर के ऑर्डर्स हों, चाहे वो जंतर मंतर से पास करें, चाहे वो इंडियन सुप्रीम कोर्ट से। बिल्कुल आप सही कह रही हैं, क्योंकि उनका हर मूव एक ऑक्यूपायर अगर हिस्ट्री में देखें तो बिल्कुल उसी तरह ही नज़र आ रहा है। अच्छा, एक तरफ भारतीय हुकाम ये सब कर रहे हैं और दूसरी तरफ इंसानी हकूक़ के आलमी तंजीमें ऐसी गाफिल नहीं है। एमनेस्टी इंटरनेशनल की ताज़ा रिपोर्ट में भी जिक्र है कि मकबूजा कश्मीर में कैसे इंसानी हकूक़ जो है वो पामाल हो रहे हैं। तो क्या अक़वाम मुत्तहिदा और दीगर आलमी ताकतों पर इन तंजीमों की रिपोर्ट्स का कोई असर नहीं होता? डू दे इवन गो थ्रू देम? डू दे एक्नॉलेज कि क्या लिखा जा रहा है, क्या ऑब्जर्व किया जा रहा है? देखिए, किसी भी किस्म के डेमोग्राफिक चेंजेस करना, इंटरनेशनल लॉ से खेलना और सुपरसीड करना सब इंटरनेशनल ट्रीटीज़ और नॉर्म्स को, तो ये खुल्लम खुला जो है वो जिनीवा कन्वेंशन की भी वायलेशन है। और जेनोसाइडल क्राइम्स जो वहाँ पे किए जा रहे हैं, जो वहाँ पे ह्यूमैनिटेरियन ट्रेजेडीज़ हो रही हैं, जो एथनिक क्लेंजिंग हो रही है, जो वॉर क्राइम्स हो रहे हैं, तो इसके ऊपर बहुत शोर मचाया जा रहा है। बहुत सी INGOs, एमनेस्टी इंटरनेशनल, ह्यूमन राइट्स वॉच, ICRC, फिर उसके बाद जो यूरोपियन ह्यूमन राइट्स काउंसिल है, फिर उसके बाद ब्रिटिश पार्लियामेंट की भी रिपोर्ट आई, दुनिया भर में स्टेट डिपार्टमेंट की भी बहुत सी जगहों पे इस पर शोर मचा। और ख़ास तौर पे 2 इसके ऊपर बड़ी स्ट्रॉन्ग जो कॉम्प्रिहेंसिव रिपोर्ट्स आई हैं UN ह्यूमन राइट्स कमीशन की 2018 एंड 2009। अच्छा, ये बताइएगा मिशाल साहब, पाकिस्तानियों को तो और पाकिस्तान को बहैसियत मुल्क और स्टेट भी कश्मीरियों का साथ देना है। इसके लिए अवाम क्या कर सकते हैं, हुकूमत क्या कर सकती है, क्या करने जा रहे हैं आप लोग? देखिए, ये इस वक्त जो भी इक़दाम हुआ है इंडिया की तरफ से लेजिटिमेट, मगर जो भी इनको वॉच कर रहे हैं ओवर दीज 4 years
दिन ब दिन धड़ाधड़ जो है वहाँ पे आबादी को रेशोज़ को चेंज किया जा रहा है। अभी इस वक्त 50 लाख जो है इंडियंस को ऑलमोस्ट जो वहाँ के डोमिसाइल्स इशू कर दिए गए हैं। और अब इंडियन सुप्रीम कोर्ट में भी अनाउंस हो गया है कि इलेक्शंस उन्होंने वहाँ पे कराने गालबन 24 सितंबर को हैं नेक्स्ट ईयर। और उस वक्त तक इनका यही प्लान है कि वहाँ और भी ज़्यादा कम से कम 50 लाख और इंडियंस को वहाँ पे सेटल कर दिया जाए और फिर इलेक्शंस वो कराएं। और ये वो इलेक्शंस हैं जो कि हर 5 साल के बाद जो किए जाते हैं वहाँ पे, मगर इसमें कभी भी कश्मीरियों का वोटर टर्नआउट नहीं होता, हार्डली 2 to 3%, और वो भी बहुत ही मुश्किल से कराया जाता है। तो अब जो भी कोई वोटर टर्नआउट होगा और वो एक्सीड करेगा 2% से नेचुरली, तो उसमें हम सबको एक्सपोज हो जाएगा लिटमस टेस्ट के दे आर नॉट कश्मीरीज, दे आर ऑब्वियसली इंडियंस जो वहाँ पे सेटल हुए हैं। तो ये इनका प्लान है और इसको एक्सपोज करने के लिए जो इंटरनेशनल अफेयर्स के ऊपर जहाँ जहाँ स्पेशली जो इंटरनेशनल कोर्ट्स हैं उसके अंदर और डिमांड करना यूनाइटेड नेशन से कमीशन ऑफ इंक्वायरी, इंटरनेशनल क्रिमिनल ट्रिब्यूनल्स, कश्मीर का एक स्पेशल एनवॉय फ्रॉम द यूनाइटेड नेशन, जिस तरह OIC का एक स्पेशल एनवॉय है जम्मू कश्मीर के ऊपर, उस तरह हमें अर्जेंटली चाहिए। एंड वी वांट टू टेबल अ रेजोल्यूशन टू स्टॉप एनी डेमोग्राफिक चेंजेस in IOJK because this is totally in negation of UN resolution. थैंक यू आपका मिशाल मलिक साहब। बहुत शुक्रिया मिशाल मलिक, और दुआएं भी साथ हैं। और आपको पता है कि पाकिस्तानी अवाम और हुकूमत भी, लेकिन अवाम ख़ास तौर पे बड़े जज्बाती और बड़े कनेक्टेड हैं टू देयर कश्मीरी ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, always will be like that. Moving a little bit of mood here on Jio Pakistan, हालिया सालों में आपने देखा और हमारे इस प्लेटफॉर्म पे भी देखा होगा कि पाकिस्तानी बॉक्सर्स और मार्शल आर्टिस्ट जो हैं वो जहाँ जा रहे हैं वो अपना बड़ा नाम कमा रहे हैं और एक्कोलेट्स भी ले रहे हैं। बैंकॉक थाईलैंड में आलमी मिक्स मार्शल आर्ट्स चैम्पियनशिप 2023 में भी यही हुआ कि पाकिस्तानी फाइटर्स ने सबको इम्प्रेस किया। कोई ऑलमोस्ट 38 कंट्रीज़ पार्टिसिपेटेड और वहाँ से फाइटर्स उनके आए और इनके दरमियान पाकिस्तान ने दो कैटेगरीज में ब्रॉन्ज मेडल लिया। तो आप मॉडल बन जाए। अच्छा चले ठीक है, मेडल कर लेते हैं। 2 मेडल लिए हमने ब्रॉन्ज के ना। हाँ, ब्रॉन्ज के 2 मेडल लिए और इन्हीं में से एक चैंपियन है शाहजेब खान हमारे साथ मौजूद हैं। शाहजेब, बहुत मुबारक हो, वेलकम टू जियो पाकिस्तान। बताइएगा अपने इस तजर्बे के बारे में, कब से आप मिक्स मार्शल आर्ट्स में अब कोशिश कर रहे हैं, किस्मत आजमा रहे हैं और कब से जीत रहे हैं? खैर मुबारक, जज़ाकल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह मैं 2021 से जा रहा हूँ और 2021 का मैं गोल्ड मेडलिस्ट हूँ और 2022 में भी गया, उसमें ब्रॉन्ज मेडलिस्ट हूँ। अब जो वर्ल्ड लेवल पे गया हूँ मैं 2023 में, जो कि वर्ल्ड चैम्पियनशिप थी जिसमें 38 कंट्रीज ने पार्टिसिपेट किया था। तो उसमें अल्हम्दुलिल्लाह मैं गोल्ड हुआ और स्पेन और अमेरिका को शिकस्त देने के बाद ब्रॉन्ज मेडलिस्ट मैंने हासिल किया। ज़बरदस्त। तो आप तो बिल्कुल ही प्रो हो गए ना, आप 2021 से शुरू हुए हैं और अभी 23 में है। अपनी गेम को, अपने फाइट को किस तरह आपने ओवर द इयर्स इम्प्रूव किया कि आप बड़ा जिसको कहते हैं ना कंसिस्टेंट रहना, कि कभी गोल्ड कभी ब्रॉन्ज कभी, मतलब आप टॉप में ही रहते हैं। तो क्या आप किस तरह अपने आप को अपडेटेड रखते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह शुरू तो मैंने 2016 से किया था, लेकिन अभी आहिस्ते आहिस्ते मतलब लो लेवल और सूबे लेवल और नेशनल लेवल पे खेला। जो इंटरनेशनल का मौका मिला वो 2021 से मिला था। तो इसमें हमारे उस्ताद का भी बहुत बड़ा किरदार है और जिसका नाम इमरान कासिम साहब है, उन्होंने हमारे साथ मेहनत किया एक गोल्ड से हमें उठाया जो कि वर्ल्ड लेवल खिलाड़ी बनाया। तो उनका बहुत बड़ा किरदार है इसके पीछे और अल्लाह ताला का भी करम है। और पाकिस्तान मिक्स मार्शल आर्ट फेडरेशन ने हमें भरोसा किया, जिन्होंने हमें 3 दफ़ा इस बड़े प्लेटफॉर्म पे खिलाया और हमारे ऊपर भरोसा किया और अल्हम्दुलिल्लाह हम कभी भी खाली हाथ नहीं आए, मेडल साथ लेकर आए पाकिस्तान नहीं, और इंशाल्लाह आगे भी ऐसे ही होगा। आप ये बताइए, आपने ज़ाहिर है वर्ल्ड के 38 ममालिक से इसमें खिलाड़ी या फाइटर्स मौजूद थे, आप जीत रहे हैं, मेडल्स ला रहे हैं, तो हमारा लेवल ज़बरदस्ती है। लेकिन कौन सी चीज़ें आपको लगती हैं जहाँ पे दुनिया के दीगर ममालिक हमसे ज़रा आगे हैं या हम भी वो चीज़ें अपनाएं तो हम बेहतर हो सकते हैं? जी, मेन चीज़ होती है फाइटर को हौसला अफजाई देना, फाइटर को प्रमोट और सपोर्ट करना, जो हमारे पाकिस्तान में बिल्कुल मतलब ना होने के बराबर है। जिस तरह मतलब वो लोग लगे हुए उनको सपोर्ट्स थी और वो टीमें जिस तरह आई हुई थी, एक बड़े
प्लेटफॉर्म पे जिस तरह 20-20, 30-30 खिलाड़ी एक साथ आते हैं तो उनका अलग एक प्रेशर होता है खिलाड़ी के ऊपर। हम 2 बंदे एक हमारे साथ, हमारे जो प्रेसिडेंट थे वो, तो हम अकेले मतलब उस भीड़ में बहुत कम और दिमागी तौर पे बहुत बंदा प्रेशर लेता है उस चीज़ का। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमने फिर भी उस चीज़ का आसरा नहीं किया। हमने कहा हम आए, इंशाल्लाह हम कुछ करके दिखाएंगे और अल्लाह ताला के फजल और करम से। वैसे आप शाहजेब आप बता रहे हैं ना, तो मैं इमेजिन कर रही हूँ एक सीन, जैसे एक मूवी का सीन होता है कि जहाँ एक फाइटर आ रहा है जिसके साथ कोई 20, 25, 30 पूरा ऑन्टोराज है और आप आ रहे हैं आपके साथ, हाँ ठीक है, लेकिन आप आ रहे हैं तो 2-3 फाइटर्स हैं और साथ कोच एंड ऑल दैट। लेकिन फिल्मों में भी हमने देखा है जिनकी जरा कम टीमें, मतलब कम लोग होते हैं, वो जरा ज्यादा आगे भी निकल जाते हैं, जीत जाते हैं। तो आपने भी बड़ा फिल्मी, मेरा ख्याल है ये आपका भी होगा। आगे क्या करना है? माशाल्लाह कब से आप जीत भी रहे हैं, खेल भी रहे हैं। इस स्पोर्ट में और नई चीज़ें क्या होती हैं जिनको आप सीखते रहे तो आगे बढ़ते रहेंगे? जी बिल्कुल उसी तरह वो फिल्मों वाली सीन ही था, क्योंकि वो इंडियंस को आप देखते हैं जो 30-30 का भीड़ हमारे ऊपर गुजर रहा था, तो हम दोनों अकेले एक दूसरे को देखते हैं कि यार ये लोग देखें, मतलब वो आपको खुद पता होता है कि इनका जो प्रेशर होता है, वो खिलाड़ी जब दूसरे खिलाड़ी को देखता है तो वो प्रेशर खत्म हो जाता है कि यार हम ज्यादा है, इंशाल्लाह हम कुछ करेंगे। जब 2 बंदे होते हैं ना, मतलब मोटिवेशन के लिए कोई नहीं होता आपके साथ, तो बहुत दिमाग। हाँ, लेकिन आप तो माशाल्लाह उसमें भी दिखा देते हैं उनको। लेकिन देखें आपको हम यहाँ सेलिब्रेट कर रहे हैं, आपकी जीत को सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो हम अपना हिस्सा तो यहाँ पे डाल रहे हैं। लेकिन सर्टनली आप क्यों, वैसे हम 2 क्यों थे? हमारे यहाँ और फाइटर्स नहीं हैं इस लेवल के 10, 15, 5, 6 लोग जा सकें, ये एक इशू है। जी बिल्कुल, 2 हमारी टीम बन रही थी, पूरी 8 प्लेयर जा रहे थे हम, कोच भी हमारे साथ थे। फिर क्या वीजा नहीं लगा या पैसे नहीं मिले? स्पॉन्सर ना होने की वजह से वो लोग रुक गए। हमारे साथ तो मतलब जो हम गए हैं, कुछ हमारे पाकिस्तान मिक्स मार्शल आर्ट्स ने हमें स्पॉन्सर किया और कुछ हमारे गॉड प्योर फॉर्म है जो कि उसके ओनर शहजाद नसीर हैं, उन्होंने हमें सपोर्ट किया, उन्होंने हमें कुछ स्पॉन्सर किया, जिसकी वजह से हमारा ये टूर पॉसिबल हो सका और पाकिस्तान को हम ब्रॉन्ज मेडल दे सकें। शाहजेब आपसे बात करके माशाल्लाह आपका कॉन्फिडेंस बाय द वे ज़बरदस्त है। देखिए कहानी बिल्कुल वही है जो हम बहुत अरसे से सुनते आ रहे हैं कि ये लिटरली अब हमें लगता है कि एक तुक्का ही है कि अगर स्पॉन्सरशिप कहीं से मिल जाए तो पहुंच जाएंगे। बेशक जितनी भी ट्रेनिंग जो भी कर लें आप लोग, वर्ल्ड क्लास हो व्हाटएवर, लेकिन जब तक स्पॉन्सरशिप नहीं होगी तो आगे नहीं जा सकेंगे। अफसोस की बात लगती है क्योंकि एक प्लेयर को ये टेंशन नहीं लेनी चाहिए। ऑलरेडी उसके पास इतनी टेंशन है कि उसने अपने आप को तैयार करना है कि साथ ये भी ना पता हो कि जा रहे हैं कि नहीं जा रहे। एवरीबॉडी, माउंटेनियर, वेट लिफ्टर, पावर लिफ्टर, इस कहानी से भी MMA फाइटर, हर एक की एक ही कहानी है हमारे यहाँ। बिल्कुल, क्रिकेट के अलावा सब रुलते हैं जो कि और स्पोर्ट्स है ना। मैं कहता हूँ दाद देनी चाहिए आप लोगों को, जितने भी दीगर एथलीट्स और स्पोर्ट्स पर्सन हैं जो क्रिकेटर नहीं है इस मुल्क में। मतलब आप लोगों का हौसला फौलादी है और एवरीबडी शुड लुक अप टू देम के कुछ सामने नजर ना आते हुए भी आप लगे रहते हैं, मेहनत करते हैं, मेडल्स भी जीतते हैं, आगे भी जाते हैं। कि क्रिकेटर्स हमारे अभी कॉन्ट्रैक्ट्स की बात हो रही थी कुछ हफ्तों पहले, तो अपने लाखों रुपए के कॉन्ट्रैक्ट्स पे भी उनको एक तकलीफ हो रही थी कि ये अप टू द मार्क नहीं है, या 1000 किस्म की प्रॉब्लम्स थी। और इधर ये देखें, ये जो फाइटर्स हैं हमारे, जो ट्रू स्पोर्ट्स पर्सनैलिटीज जिनको मैं कहूँगी कि अपनी गेम पे तवज्जो की हुई है और आगे नहीं पता कि किस तरह पहुँचेंगे किस तरह नहीं। अगर थोड़ा बहुत इन लोगों को स्पॉन्सर कर तो वो भी बहुत बड़ी बात हो जाए। उनकी लिटरली आधे दिन की पॉकेट मनी और कमाई में से ये पूरा टूर निकल जाएगा। जी शाहजेब, देखें आप, जिस तरह क्रिकेट होती है, अभी वर्ल्ड कप हुआ था इंडिया में, उसमें कुछ मेरे ख्याल से 8 से 10 कंट्रीज ने पार्टिसिपेट किया था, तो उनको इतना कवरेज मिला, उनको इतने बड़े बड़े स्पॉन्सर मिले। हमें यहाँ पर 38 कंट्रीज और उसमें हर कंट्री के जो बड़े बड़े कंट्रीज हैं 2-2 टीमें लेकर आई हुई थी, जो कि मेरे ख्याल से 50 के करीब बनते हैं टीम। तो अलग अलग मतलब मैं तो स्केल सुन रही हूँ कि जहाँ 2-2 टीमें आई हुई हैं, जहाँ इतने बड़े ऑन्टोराज हैं, जहाँ इतने ज़्यादा प्लेयर्स हैं, वो डेफिनेटली एक कमेंडेबल बात भी है। लेकिन एट द सेम टाइम कि हमारे लिए
पाकिस्तान के लिए कितना इंटिमिडेट हो जाते होंगे हमारे फाइटर्स। ऑल्दो शाहजेब आप नहीं हुए माशाल्लाह, आपका कॉन्फिडेंस भी हमें अच्छा लग रहा है और आपका प्ले तो हम कुछ सालों से देख ही रहे हैं। ट्रेनिंग के हवाले से ज़रूर हमें बताएं, क्योंकि जितना हमने पहले बात की है, अक्सर हमने देखे MMA फाइटर्स वगैरह ट्रेनिंग के लिए भी, ट्रेनिंग के दौरान भी थाईलैंड चले जाते हैं और वहाँ ट्रेनिंग होती है। आपकी भी इसी तरह हुई या फिर? नहीं, हमें तो एक जो हमारा एक बोट है उसके अंदर ही ट्रेनिंग करते हैं और सुबह हम रनिंग करते हैं। वहाँ हमारा एक पार्क है, हमारे उस्ताद हमारे साथ लगे होते हैं और रोड पे रनिंग, फिर सफारी पार्क, वहाँ पर पहाड़ों में रनिंग, और मॉर्निंग के टाइम पे, फिर असर के टाइम पे अलग ट्रेनिंग होती है 2 घंटे की जिम ट्रेनिंग। फिर जो मगरिब के टाइम होती है 8 से 10 बजे, 8 से 11 बजे हम अपने क्लब में जाते हैं। वहाँ हमने अपने लिए देसी अखाड़ा बनाया हुआ है हमारे उस्ताद ने, और जो हमारे साथ उसी मट्टी में खुद लगे होते हैं हमारे इमरान कासिम उस्ताद। ना वो देखते कि मैं कपड़े में हूँ, ना वो देखते कि मैं साफ ड्रेस में हूँ, बस उसी मट्टी में हमारे साथ मतलब ऐसे हो जाते हैं कि। अच्छा, ये आप ना शाहजेब बार बार देसी टर्म जो है ना, देसी वर्ड ये यूज़ कर रहे हैं, हम डिफरेंस समझना चाहते हैं। जो जब आप जाते हैं फाइट के लिए, वहाँ भी तो प्रैक्टिस वगैरह करते होंगे बिफोर योर फाइट, तो वो क्या फैसिलिटीज होती हैं? आप यहाँ मट्टी में प्रैक्टिस करते हैं? हाँ जी, यहाँ पावर और स्टेमिना के लिए हमें देसी अखाड़े की जरूरत पड़ती है। जो मेन फाइटर होते हैं जिनको सपोर्ट और स्पॉन्सर मिलते हैं, वो थाईलैंड आके 2 महीने 3 महीने के कैंप्स करते हैं। अच्छा, अब वो अफोर्ड नहीं करते। जी, तो वो तो इससे क्या आपको एडवांटेज मिलता है कि आपने बड़ी रस्टिक किस्म की एक देसी अखाड़े में प्रैक्टिस की हुई है, इसका एडवांटेज होता है आपको? जी, बिल्कुल बहुत एडवांटेज होता है, क्योंकि मेट्स और अखाड़े में बहुत फर्क होता है। अखाड़े में मट्टी होती है, उसमें पाँव दबते हैं, उसमें बंदा ज्यादा थकता है और स्टेमिना बनता है उसमें। और एक तो आपको पता है जो मट्टी है, बालू मट्टी, उसमें दरख्त पैदा होते हैं, दरख्त उगते हैं उसमें, तो वो जब जिस्म के साथ लगता है, एक तो इंसान खुद मट्टी से पैदा हुआ है, तो उसमें इंसान के जिस्म में एक नेचुरल ताकत आती है, उससे इम्यूनिटी भी बढ़ती है, सारा कुछ होता है। अच्छी कि अपनी एडवर्सिटी को भी अपना एडवांटेज बना लिया आप लोगों ने, कमाल की बात है। हालांकि जाहिर है दुनिया में अब बड़े-बड़े एडवांस तरीकों से ट्रेनिंग होती है, थाईलैंड में तो मट्टी वगैरह से ट्रेनिंग होती है, लेकिन आप लोगों ने अपनी फैसिलिटी ना होने को अपनी स्ट्रेंथ में तब्दील कर लिया। अब ये आपने मिक्स मार्शल आर्ट आलमी चैंपियनशिप जीती है, इसके बाद आप किसी और इवेंट के लिए क्वालिफाई कर गए हैं, इसमें ब्रॉन्ज मेडल लेने के बाद आगे क्या है, कुछ बता सकते हैं हमें? आगे इंशाल्लाह दोबारा वर्ल्ड कप आएगा, उसमें भी पार्टिसिपेट करेंगे। हमें अभी से रेडी होना है उसके लिए। हम ये नहीं कि उसके आखिर 1 महीना 2 महीना रहता तो हम तैयारी करें। जिस लेवल पे ये आ रहे थे, ये वर्ल्ड चैंपियनशिप जो हुई, जिसमें बड़े बड़े कंट्रीज, यूरोप सारा आया हुआ था, और इसमें हमें बहुत तैयारी की ज़रूरत है और हमें बाहर कैंप्स की ज़रूरत है, क्योंकि जब हम बाहर कैंप्स करेंगे थाईलैंड इधर और दागिस्तान वगैरह, तो हमें अच्छे प्लेयर मिलेंगे वहाँ के। जब अच्छे प्लेयर के साथ आप करते हैं तो आपका लेवल ऊपर जाता है। बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू शाहजेब, और मुबारक हो आपको, बड़ा मजा आया आपसे बात करके। जब बाहर ट्रेनिंग करते हैं तो आप दीगर ममालिक के लोगों से इंटरेक्ट करते हैं, उनके साथ ट्रेनिंग करते हैं, तो आप नई चीज़ें सीखते हैं, आपको नए टेक्निक्स के बारे में पता लगता है। हार्ट टू आस्क शाहजेब कि क्या उनको कोई गवर्नमेंट, कोई नौकरी, कोई स्पॉन्सरशिप, कोई इस किस्म की कोई चीज़ मिली हुई है कि नहीं? बिकॉज आई डोंट थिंक ऐसा होगा। और बाय द वे इनसे हम बात कर रहे थे ना, तो मुझे रॉकी मूवी सारी याद आ गई। अच्छा, वैसे शाहजेब आप सारा दिन तो ट्रेनिंग करते हैं, तो आप ज़ाहिर ज़िंदगी की और भी ज़रूरियात होती हैं, पैसे भी कमाने होते हैं, ज़रिया माश क्या है आपका? क्या कुछ जॉब है आपका? ज़रिया माश तो पहले हम फ्रूट मंडी में काम करते थे, जो कि वहाँ अनलोड और लोडिंग का काम करते थे, तो अब फिलहाल छोड़ दिया, क्योंकि जो मजदूरी और काम वाले होते हैं वो फिर इतने हाई लेवल पे जो ट्रेनिंग है वो नहीं कर सकते, तो फिलहाल तो हमारे उस्ताद करते हैं हमारे साथ। और शाहजेब, वी गॉट टू नो कि आप फ्रूट मंडी में फ्रूट की पेटियां लोडिंग एंड अनलोडिंग करते थे। दैट इज़ वेयर ही गेट्स हिज स्ट्रेंथ फ्रॉम। बट क्या हमें अपने हीरोज़, अपने स्टार्स के साथ मतलब ये करना चाहिए? शुडंट वी ऑनर देम एंड एक्नॉलेज देयर अचीवमेंट्स? और ये बाय द वे ये एक है शाहजेब जिनकी हम बात कर रहे हैं, हम सैकड़ों से इससे पहले बातें कर चुके हैं who are so deserving। पता है क्या, ये जो PSL अभी शुरू होने वाला है, कल ज़ाहिर है उसकी ड्राफ्टिंग वगैरह होगी, आप भर के हर टीम फ्रेंचाइजी जो है ना, वो एक्टर्स और मॉडल्स और ब्रांड एम्बेसडर्स, प्लीज़ ये पता है क्या, आप इससे बाहर निकल आएँ। दिस डजंट लुक
fancy and इनको ब्रांड एम्बेसडर बनाए ना, ऐसे लोग हैं ये ब्रांड एम्बेसडर अपनी टीम के साथ बनाएं, इनकी प्रोफाइलें शूट करें, आप इनके बारे में बताएं ये हमारी टीम के ब्रांड एम्बेसडर हैं, ये हमारे साथ मैचेस में मैं ऑनेस्टली बताऊं इनकी फिटनेस देख के ना शायद हमारे प्लेयर्स की जो फिटनेस इश्यूज है ना वो ठीक हो जाए, मैचेस में होने चाहिए, ये आएंगे जी आज हम इसको सेलिब्रेट करेंगे। अब्दुल्ला हमारे क्रिकेटर्स की रोज हम बैठे होते हैं भट्टी साहब और सिकंदर के साथ और हम बातें कर रहे होते हैं उनकी फिटनेस एंड ऑल दोस इश्यूज, वो खुद एक्नॉलेज करते हैं कि अच्छी नहीं है। लुक एट शाहजेब खान, वन एग्जांपल जो आपको सामने दे दी है कि देसी अखाड़े में तो वो प्रैक्टिस करके वहाँ जाके जीत रहे हैं, मतलब इनका लेवल देखें। एंड आई एम सॉरी नॉट पुटिंग आवर क्रिकेटर्स डाउन बट देयर इज सो मच टू बी लर्नड हियर, तो कोई प्लीज इनको भी करे एक्नॉलेज। मेरा ख्याल है ये पीएसएल फ्रेंचाइजेस मार्केटिंग टीम्स को भी इन जैसे लोगों को अपने साथ अपने ब्रांड के साथ अटैच करना चाहिए। ऐसे भरे पड़े हैं लोग दीगर स्पोर्ट्स में ताकि इनका भी कुछ भला हो जाए और आपका भी ब्रांड इमेज बेहतर होगा, आपको कुछ हासिल नहीं होगा ये जो आप रिवायती तौर पर करते हैं चीज़ें। अच्छा, वुड यू बिलीव कि शाहजेब हमारे साथ अभी शाहजेब अभी आप कुछ कहना चाह रहे हैं? माय टीम हैज टोल्ड अस, बताइएगा क्या कहना चाहते हैं आप? मुख्तसर मैं कह रहा हूँ कि हमें कोई स्पॉन्सर करे ना करे, लेकिन हम जो अपना फ्लैग है इंशाल्लाह हर जगह लहराते रहेंगे, क्योंकि इनसे यही हमारी पहचान है, तो यहीं से हम जाते हैं तो इसी की पहचान हम करवाते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह पहले भी कराया है, आइंदा भी कराते रहेंगे इंशाल्लाह, और नाम रोशन भी करते हैं पाकिस्तान का। क्या बात है आपकी, ये सो हम्बल कि आपने कहा कि बस दिस इज़ व्हाट वी वर्क फॉर, इसके आगे अब हम क्या करें पड़ेगा। इन द मीन टाइम आपको बताएं कि जद्दा में होने वाला रेड सी फिल्म फेस्टिवल दुनिया के बड़े फिल्म फेस्टिवल्स में बड़ी जल्दी से अपना नाम जो है वो बना चुका है और इस बार तो हॉलीवुड बॉलीवुड के टॉप स्टार्स भी वहां नजर आए और दुनिया भर से हाँ कमाल फिल्में भी पेश हुई। तो असल कमाल बाय द वे इस पर मैं आ रही हूँ वो ये है कि पाकिस्तान यहाँ भी नुमाया नजर आया, हमारे बहुत से स्टार्स भी वहाँ थे और हमारी शॉर्ट फिल्मों के साथ फीचर फिल्म्स भी वहाँ शोकेस की गई और इन फिल्म्स को हाज़रीन ने बहुत इंजॉय किया एंड दे मैनेज टू गेट सम अवार्ड्स एज वेल। पाकिस्तान के ऑफिशियल ऑस्कर्स एंट्री इन बेहतरीन फिल्म इन फ्लेम्स है, फिल्म का नाम है इन फ्लेम्स और इसने बेहतरीन फिल्म का अवार्ड जीता है। इसके प्रोड्यूसर अनम अब्बास हमारे साथ मौजूद हैं और इसकी कास्ट कुछ हफ्ते पहले हमारे पास आ चुके हैं और हमने बड़ी डिटेल में के बारे में जब सुना था तो हम बड़े इंट्रीग भी थे, देखना भी चाहते थे। ऑल्दो तब भी हमने क्वेश्चन किया था कि उस वक्त हॉरर कैटेगरी में इसको डाला जा रहा था और हमें स्टोरी से लगा नहीं था कि ये हॉरर है। इन एनी केस फिल्म की प्रोड्यूसर हमारे साथ हैं अनम अब्बास इज जॉइनिंग अस। अनम बहुत बहुत मुबारक हो, आपकी फिल्म इन फ्लेम्स इज डूइंग सो वेल। ख़ासतौर पे हम इनकी कास्ट मेंबर से भी अपने शो पे ही मुलाकात कर चुके हैं तो हम तो तभी इम्प्रेस हो गए थे और अब लगता है कि दुनिया भी देख के काफ़ी मुतासर हो रही है। हाउ आर यू डूइंग? थैंक यू फॉर हैविंग अस, बहुत शुक्रिया। अच्छा, हम अब ये बताइए कि जब हमने बात की थी ना जब ये फिल्म आने वाली थी तो हमें लग रहा था कि कुछ करेगी, आप लोगों को बनाते हुए भी यही लग रहा था कि हाँ भाई ये इम्पैक्टफुल चीज़ बन गई है हमसे? मैं ज़रार को काफ़ी सालों से उनके काम को फॉलो कर रही हूँ। उनकी जो शॉर्ट फिल्म्स इससे पहले थी वो सब इम्पैक्टफुल ही थी और वो दुनिया में ट्रैवल की हैं शॉर्ट फिल्म फेस्टिवल्स में और स्क्रिप्ट जब ट्रीटमेंट स्टेज पे भी थी तब भी मतलब आई थिंक जो भी मेरा काम होता है जिस प्रोजेक्ट भी साथ में जुड़ती हूँ तो अगर उसके अंदर कोई डेप्थ ना हो तो फिर अपना टाइम क्यों उधर लगाएं। तो हमारे लिए तो हमेशा इम्पैक्टफुल फिल्म थी, दुनिया के लिए भी मतलब दुनिया को भी सिमिलर फीलिंग्स हैं तो उसका बहुत खुशी है ऑब्वियसली। लेकिन दुनिया को क्यों सिमिलर फीलिंग्स हैं? हम बड़े क्यूरियस हैं कि हमारी अब फिल्में, हमारी डॉक्यूमेंट्रीज, हमारा काम दुनिया को डिफरेंट क्यों लग रहा है? व्हाट डू यू थिंक हैज चेंज्ड? आई थिंक न्यू वॉइसेस हैव कम अप क्योंकि अब सिनेमा थोड़ा सा डेमोक्रेटाइज हो गया है और जो हमारा यंग टैलेंट है वो उसको थोड़ी बाहर की इंडस्ट्री का एक्सेस और एजुकेशन होगी कि आप और सिनेमा एजुकेशन भी थोड़ी सी ज़्यादा हो गई है सो दैट जो सिनेमैटिक लैंग्वेज है वो इवॉल्व कर चुकी है। हमारी एक जो लोकल सिनेमैटिक प्रोडक्शन है जिसका एक स्पेसिफिक स्टाइल है जो ऑब्वियसली चलता है यहाँ पे, लेकिन आई थिंक इंटरनेशनल सिनेमा के लिए अगर आपके ऐसे टैलेंट हों जिन्होंने वर्ल्ड सिनेमा की हिस्ट्री पढ़ी हुई हो, जैसे ज़रार है वो अफ्रीकन सिनेमा से बहुत इंस्पायर्ड है, तो ये जो एक इंटरनेशनल लैंग्वेज है फिर वो इंटरनेशनल ही फॉलो होती है। सो आई थिंक दिस इज़ जस्ट रिफ्लेक्शन कि हमारा टैलेंट
कितना इवॉल्व कर चुका है। अच्छा, जब कहानी या स्टोरी इतनी पावरफुल हो, डज इट मैटर कि उनमें अदाकार एक्टर्स कौन हैं, ट्रीटमेंट कैसा है, या उसका ट्रीटमेंट नहीं? लेट्स टॉक अबाउट द अदाकार फर्स्ट, क्योंकि हमारे बड़े बड़े नाम हैं, लेकिन हमने देखे जो हमारी फिल्में बाहर इंटरनेशनल फेस्टिवल्स में द वंस दैट डू वेल, उसमें कोई बहुत बड़े नामों की ज़रूरत नहीं होती। सो डज इट वर्क दैट वे एज वेल? नाम नहीं, लेकिन बड़ा टैलेंट। Yes, yes, absolutely. समझे कि talent that has not been, tested before. जी जी, I mean रमीशा नवाल जो लीड एक्टर है हमारी, दिस वाज हर फर्स्ट टाइम ऑन स्क्रीन। उन्होंने पहले थिएटर में काम किया है, उन्होंने कभी किसी शॉर्ट फिल्म में भी नहीं काम किया, और वो मतलब हर एंड बख्तावर मतलब उनके शोल्डर्स पे कहानी है। और बख्तावर भी थिएटर की तो बहुत मशहूर एक्टर हैं, लेकिन स्क्रीन में भी दिस इज़ हर फीचर फिल्म के लिए वाज अ लीड पार्ट फॉर हर। तो आई थिंक इट्स जस्ट अबाउट रिकग्नाइजिंग कि टैलेंट कहाँ है। और हम मतलब मैं तो थिएटर देखने जाती हूँ कराची में, तो मेरे लिए बख्तावर एक बड़ा नाम ही है, तो आई थिंक कॉन्टेक्ट के ऊपर भी डिपेंड करता है। लेकिन हमारा जो ड्रामा एक्टिंग स्टाइल है वो शायद ट्रांसलेट नहीं करता फॉर सिनेमा, क्योंकि सिनेमा में आपको मतलब हमारा जो स्टाइल है वो बहुत रियलिज्म में है, तो उसमें थिएटर एक्टर्स या बिल्कुल फ्रेश एक्टर्स जो वो एक इम्प्रिंट उनके ऊपर भी नहीं, थप्पा नहीं लगा हुआ होता एक ट्रेनिंग का, जिनको एक तरह से काम करने की आदत नहीं है, टाइप कास्ट नहीं हुए होते, जिन्होंने अनलर्न करके आपकी फिल्म के लिए रीलर्न नहीं करना। सो अभी उनको आपने सिखाना सीख जाना है। अब ये बताइएगा अनम कि ये फिल्में अब दुनिया सर आ रही है, पाकिस्तानी ऑडियंस भी ज़ाहिर बड़े लोग होते हैं, इंट्रीग्ड होते हैं, दे वांट टू वॉच दिस। सो क्या सिलसिला होता है? ये अक्सर ये होता है कि जो फिल्में हमारी दुनिया में इम्पैक्ट क्रिएट करती हैं वो पाकिस्तान में ऑडियंस को नहीं मैसर आती, ये आती हैं तो बहुत सालों बाद। हाँ, हमने कराची में रिलीज़ की थी अक्टूबर 20 को, और ऑलमोस्ट एक महीना चली है एट्रियम सिनेमाज में, और लाहौर में हमने छोटी सी रिलीज़ की, उसमें कम चली। हमारा चैलेंज ये है कि फिर हमने फिल्म बना ली, अवार्ड्स भी जीते, ऑस्कर रेस में भी हैं, और सिर्फ अवार्ड्स हमने गोरों के कंट्रीज़ में नहीं जीते, हमने रेड सी सऊदी अरेबिया में एक रीजनल फेस्टिवल है। सो ये भी एक आई थिंक एक बहुत बड़ी इम्प्रूवमेंट है कि इस तरह के फेस्टिवल्स अब एक ग्लोबल फेस्टिवल्स बन चुके हैं, सो दैट हमारी ऑडियंस इज़ नॉट जस्ट द वेस्ट। दैट्स रियली इंपॉर्टेंट टू मी कि हम डीकॉलोनाइज करें इस प्रोसेस को। लेकिन जब आप पाकिस्तान आते हैं तो डिस्ट्रीब्यूटर्स आपके ऊपर पैसा लगाने के लिए इनकार कर लेते हैं। ज़ाहिर है अगर 2.5 करोड़ 3 करोड़ के शहर में आपके पास सिर्फ एक सिनेमा स्क्रीन अवेलेबल है तो फिल्म क्या ही रिलीज़ हुई। लेकिन अगर लाहौर देख लें, आई स्टिल थिंक कि डिस्ट्रीब्यूटर्स आर रिस्क अवर्स, और उनको जब वो इस तरह की इंडिपेंडेंट फिल्म्स आती हैं, मुझे तो उन्होंने कहा आप पैसे डालें मार्केटिंग के, हम आपको सिनेमा स्क्रीन दे देंगे, तो फिर भाई मैं खुद कर लूँ। तो हमने सेल्फ डिस्ट्रीब्यूट की है। एट्रियम सिनेमा नदीम मंडीवाला ने हमें स्क्रीन दी, ही वाज वेरी हेल्पफुल, ही डिडंट डिस्ट्रीब्यूट इट बट ही वाज एन एग्जिबिटर। वो इंडिपेंडेंट सिनेमा को जानते हैं, अप्रिशिएट करते हैं। बाकी डिस्ट्रीब्यूटर्स खुद मुंह पे कहते हैं हमें आपकी फिल्म नहीं पसंद आई, तो बात तो फिर जी अनम, बात तो फिर वही हो गई ना कि वो किसी का पर्सनल इंटरेस्ट हो, कोई डेप्थ में जाके समझ सके कि ये भी एक आर्ट फॉर्म है। अदरवाइज इंट्रोड्यूस जी वरना हम क्या इंट्रोड्यूस कराएंगे? हम तो अपनी स्क्रीन्स के थ्रू, इस शो के थ्रू लोगों को माइल करते हैं, ज़रूर देखें, बट फिर जो हो जाते हैं उनको देखने की जगह नहीं मिलती। माई फिलोसफी इज़ कि जो डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं दे डोंट बिलीव इन और ऑडियंसेस। अब कराची जैसे शहर में 30 मिलियन लोग हैं, आई बिलीव कि जो एक हमने एक रट्टा लगाया हुआ है कि बस इस तरह की फिल्म चलेगी। अगर आप इनोवेटिव मार्केटिंग करें, अगर आप एक्चुअली अपने ऑडियंसेस को बिलीव करें कि वो इंटेलिजेंट फिल्म्स को अप्रिशिएट करेंगे, तो फिर ये एक प्रैक्टिस की भी बात है ना, जिस तरह की चीज़ आप कंज्यूम करेंगे आपको उसी की आदत हो जाएगी। तो ये एक ऑलमोस्ट एज अ सोशल कॉज लेके चलना पड़ेगा। आई थिंक कि हम अपने ऑडियंसेस को एक तो उनको बिलीव करें कि वो रिसेप्टिव हैं फॉर डिफरेंट कंटेंट्स, एंड देन डू द वर्क टू रीच देम। वैसे आना में फीमेल से ये फिल्मों की आप तो खैर बात कर रही हैं, इनोवेटिव मार्केटिंग की बात कर रही हैं, अपने ऑडियंसेस को वो दर्जा ना देना, क्योंकि वन वुड बी सरप्राइज, ये हमारे टीवी में भी होता है बिकॉज कोई नई चीज़ करने जाएं तो वो ज़रा एक खौफ सा आ जाता है कि कोई देखेगा कि नहीं देखेगा, ऑल्दो हमें नई चीज़ देनी बहुत ज़रूरी है। अच्छा ये बताइए कि आपका एक्सपीरियंस एट द रेड सी फिल्म फेस्टिवल जो था, जहाँ हमारे बहुत बड़े बड़े स्टार्स भी गए हुए थे, हुमायूं सईद, सो वो आप नहीं गए? हाँ, ये नहीं थी मौजूद। मैं इस वक्त बहुत ब्रोकन हार्टेड हूँ, मुझे फ़लस्तीन के अलावा कुछ नहीं नज़र आ रहा, तो आई डिडंट थिंक फॉर मी आई कुडंट गो देयर एंड बी ऑन अ रेड कार्पेट, सो दैट वाज माय पर्सनल टेक, बट आई एम रियली हैप्पी कि द रेस्ट ऑफ योर टीम वेंट।
जी, and they had a great experience. Baz Luhrmann जो मैं like I'm a big fan, Romeo and Juliet 90s में मेरी favorite film थी, उन्होंने award दिया, उनको बहुत पसंद आया. बहुत बड़ी बात है. That's right. And I think हमारे बड़े stars भी इनको पता चल रहा है. Like Myra Khan reached out to us and we were like Baz Luhrmann को छोड़े Myra Khan को. जी बिल्कुल, हमारे काफी बड़े नाम भी वहाँ पहुँचे हुए थे, except कि वो उनकी presence थी वहाँ, फिल्में कोई नहीं थी, फिल्में तो खैर आप लोगों की थी. She reached out to them. बिल्कुल. So उन्होंने क्या आपकी फिल्म देखने का इत्तेफाक हुआ? ये बड़े stars को वहाँ पे at least हुमायूं सईद थे, माहिरा थी. I think most of them were like attending social events, but they reached out to us and like I'm sending screeners out now email पे. तो hopefully you know it's really important कि इस तरह के जो लोग हैं who have influence that they're interested in our work और उनकी support से और community support से ही हमारी independent films पाकिस्तान में successful हो सकती हैं for sure. Thank you, really appreciate it. Thank you, Anam, and keep doing what you're doing. क्योंकि you know आपको awards मिल रहे हैं, लेकिन फिर भी कहीं इस जर्नी में इंसान disheart हो जाता है अगर बहुत ज़्यादा appreciation local audience से ना मिल रही हो. लेकिन फिर भी आप, मुझे नहीं लगता कि कभी. लेकिन जो ये काम करते हैं independent cinema, वो फिर लगे रहते हैं. They are not even looking for that you know attention. But good on the team because जब पहले इनके अदाकार भी आए थे हमारे पास, तो तब भी हमें लगा था कि ये ज़रा many OTT platforms पाकिस्तान के जो अपने platforms हैं, online streaming platforms, आप ये लें, इनके राइट्स एक्वायर करें इस फिल्म के और इन फ्लेम्स के, और देखें कि लोग किस तरह से देखते हैं. पीपल वुड वॉच इट. आई शैल वॉच. अच्छा जी, हमारी लड़कियों इन अदर न्यूज़ हमारी लड़कियों ने T20 सीरीज तो जीत ली थी, लेकिन अब ODI सीरीज शुरू हुई है और हम पहला मैच हार गए हैं अगेंस्ट न्यूजीलैंड. 131 रन्स से एक्चुअली हमें शिकस्त हुई है. न्यूजीलैंड ने किए थे 365 और हमने किए 234 और हम सारे आउट हो गए. और सिद्रा अमीन ने ऑल्दो सेंचुरी बनाई. सो यस, दैट इज अ वेरी बिग थिंग कि हमारी एक लड़की ने सेंचुरी भी बनाई है. तो हार जीत होती रहती है. अभी T20 पूरी सीरीज हमने जीती, ODI चलें ठीक है, पहला मैच उन्होंने जीत लिया. आप लोकेशन चेक करें और आपकी तस्वीर देखें और मौसम देखें. अब्दुल्ला, क्या लग रहा है मौसम क्या होगा? ठंडा है कि दिन है, रात है, शाम है, क्या है? मुझे तो अलग सुबह है, शाम है, यही नहीं कुछ समझ में नहीं आ रहा, लेकिन जो भी है बहुत ही खूबसूरत जबरदस्त टाइप सीन. अच्छा जी, ऑस्ट्रेलिया चलते हैं. वहाँ गर्मी है और दौरा ऑस्ट्रेलिया में अनफिट होने वाले लेग स्पिनर अबरार अहमद के बैकअप में शामिल होने वाले स्पिनर है साजिद खान, जो आज पर्थ पहुँच जाएंगे. साजिद खान गुज़श्ता शब दुबई से पर्थ के लिए रवाना हुए थे. देखिए, आपको पता ना कि वो भी अभी कोई ख़ास अभी उन्होंने प्रैक्टिस में या कुछ खेला नहीं है, तो बैकअप में तो जा रहे हैं. नो, एटलीस्ट ही इज फिट, but he hasn't been tried yet. He's not an exceptional talent, but let's see. Hopefully he proves himself. बुरी बात है. To be great. He will. There's a chance there. एक ट्रिब्यूट भी जल्दी से टाइम नहीं है, लेकिन कुछ म्यूजिक हो जाए. Record by the way ये बताते हैं कि उनको बहुत amazing performance नहीं रही है, लेकिन there's always a chance.